मौजूद हैं डॉक्टर शुभ्रा सान्याल जी, जो कि फॉर्मर सीनियर रीडर रही हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनल एंड फोरेंसिक साइंस न्यू दिल्ली एमएचए की। डॉक्टर अभिषेक पल्लव जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कबीर धाम के पुलिस अधीक्षक हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं। आपका एक क्वालिफिकेशन भी बड़ा हायर है। आप पहले एमबीबीएस किया है गोवा से, फिर एम्स न्यू दिल्ली से आपने साइकेट्री के विषय पे पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। मनोचिकित्सक के रूप में भी कहा सकता है कि आपका एक अच्छा अनुभव है। 2013 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आप आईपीएस हैं। नक्सलाइट एरिया के नाम से छत्तीसगढ़ में जाना जाता रहा, दंतेवाड़ा। आपने वहां पे वो आपकी पोस्टिंग रही। उसके पश्चात स्टील सिटी छत्तीसगढ़ की जिला दुर्ग में आप रहे, और आपकी जो मुहिम चलती थी सोशल मीडिया में काफी चर्चित रही और काफी के लोगों के आप प्रेरणा स्रोत बने रहे हैं। वर्तमान में आप छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में पोस्टेड हैं। डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जी जुड़ेंगे। आप फोरेंसिक लैब के SIFS इंडिया फोरेंसिक लैब के डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं। 15 वर्षों से आप लगातार फोरेंसिक साइंस और फिंगरप्रिंट्स के ऊपर में काम कर रहे हैं। तो आप सभी का मैं नमस्कार करता हूं। तीसरे पार्टिसिपेंट डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी किसी कारणों से आज उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, तो हमारे पार्टिसिपेंट मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले डॉक्टर अभिषेक पल्लव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। डॉक्टर शुभ्रा सान्याल जी, आपका स्वागत। और शायद अभी रंजीत जी पहुंचे नहीं है किसी कारण से, तो मुहिम को चालू करेंगे। और चालू करने के पहले मैं डॉक्टर शुभ्रा सान्याल जी आपकी तरफ चलूंगा। आपकी बड़ी दिनों से कह रहे थे कि पांडे जी छत्तीसगढ़ से भी किसी का पुलिस का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो हमारे पास में काफी एक्टिव पुलिस सुपरिटेंडेंट पुलिस मौजूद है। शुभ्रा जी, सबसे पहले मैं आपकी तरफ चलूंगा इस विषय को चालू करने के पूर्व। माइक अनम्यूट कर ले मैडम। अच्छा, डॉक्टर रंजीत सिंह जी भी आ गए, स्वागत है डॉक्टर रंजीत सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। क्षमा चाहूंगा, मैं उसमें देख नहीं पाया था। हाँ, नहीं सर, डॉक्टर शुभ्रा सान्याल जी। जी। तो मैं पहले इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोलना चाहती हूँ। मेरा एक निवेदन है सबसे। हम लोग पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रंजीत जी एंड ऑल, यू नो दिस इज एन अटेम्प्ट, यू नो। मैंने खुद जो है पांडे जी से रिक्वेस्ट की थी मुझे 2 मिनट का टाइम दे, मैं बोलूँ। कंसिडरिंग माई एज एंड एवरीथिंग एंड एक्सपीरियंस, मैं सबसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ इस फोटो पे आज। दिस इज आवर थर्ड सेशन दैट वी आर हैविंग. All those who are listening to me on this portal, the students and speakers and others, that this is an awareness program, and our effort is to campaign and make people conscious. Cybercrime is not stopping anywhere. It is going enormously, menacingly, and reaching in every home. ये मैं बोलना चाहती हूँ। मैं लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ through this campaign that we are effortlessly, we are trying and trying to create in people a conscious awareness that you do not think that we are doing it for our sake. We are doing it for the sake of the society. We will not be able to reduce cybercrime, but definitely we will be able to stop the victimization of innocent people who unwittingly become victims of this cybercrime. मैं देख रही हूँ कि लोग जो हैं lethargically, they are not coming and discussing the program. They are not coming and discussing their problems. They are not coming and sharing their views. Literally and personally sharing with you all that the moment this program finishes, the next moment I start, contacting people. Dr. Ranjit knows me, that I start contacting and say, come out and share. And we have, very good speakers on our portal who are coming. YouTube में बैठ के देखना, Facebook में देखना, it's all fine. But we are not getting your feedbacks. We are not able to understand what you feel and what you want from us. So मेरा एक appeal है. That's why I told Pandit ji, give me some time. It's my appeal. It's not personal, together appeal. That you people come to the portal to the maximum, share your feedback, share your experiences, what you want from us, so that we can go on giving you the campaign. ये मेरा 2 मिनट का एक रिक्वेस्ट था, and I hope everybody understands what I'm trying to convey. वो मोटिवेट करता है हम लोग को कि we will go on doing for you.
सो ये था, एंड थैंक यू वेरी मच पांडे जी, इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे बोलने दीजिए, दैट इट शुड रीच एवरीबॉडी। बिल्कुल डॉक्टर सान्याल जी, आपकी अपील मैं भी चाहूंगा, और मैंने भी लोगों को काफी कुछ कहा कि यहाँ पे काफी एक्सपीरियंस लोग आते हैं, और ऐसे लोग आते हैं जिनका एक एक पल बड़ा महत्वपूर्ण होता है। डॉक्टर शुभ्रा सान्याल जी, जो भी लोग यहाँ देख रहे हैं, आप उनको अगर ठीक से देखें, मैं तो कहता हूँ शी इज द मोस्ट यंगेस्ट लेडी हु आर कमिंग इन अवर प्लेटफॉर्म। शी इज रनिंग मोर देन 75 ईयर, एंड शी हैविंग द एक्सपीरियंस मोर देन 45 ईयर्स इन क्रिमिनल साइकोलॉजी। ऐसे व्यक्तियों का केवल पल आप सोच के देखिए कितना महत्वपूर्ण होता हो, इस एज में बैठ करके केवल एक अवेयरनेस के लिए वो यहाँ पे मौजूद हो जाती हैं, और बिल्कुल अपने टाइम पे पंक्चुअल। और मैं पल्लव सर आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर सुब्रा शान्याल मेरे को कम से कम दिन में 2 बार जरूर फोन करती है। सुबह मालूम है कि पांडे जी 9 बजे घर से निकल जाएंगे, तो उनका 8:30 बजे फोन आ जाता है मॉर्निंग में, और रात को उनका फोन 10 बजे एक बार जरूर आएगा कि पांडे जी अपने को ये करना है। एक हफ्ते की कंटिन्यू प्लान होती है, और शायद ही कोई ऐसा दिन जाता होगा जिसमें हमारी सुबह और शाम बात नहीं होती होगी। मैं सर फोन लगाना भूल जाता, पर मैडम नहीं भूलती हैं। ये उनकी सिंसियरिटी है, और इस काम के पीछे उनका एक जुनून सा है। उसी तरह बात करूंगा, रंजीत जी हमारे बीच मौजूद है। डॉक्टर रंजीत सिंह फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं, देश ही नहीं विदेश में उनका नाम चलता है, और उनका पल समय आता है, भाई समय बड़ा मुश्किल होता है निकालने के लिए। इसी तरह जब पिछले मंच में चतुर्वेदी सर आए थे नोएडा से, उसके पहले शारदा प्रसाद जी आए थे, पूर्व आईजी असम के, तो ऐसे असम मेघालय बेस्ट के। तो ऐसे जगहों के जब लोग हमारे पास में आते हैं, तो मेरी भी यहाँ से ऑडियंस से है, और ये वीडियो आने वाले समय में जब भी पहुंचेगा लोगों के पास यूट्यूब और फेसबुक पे, तो मेरी इस आह्वान को, डॉक्टर सान्याल जी के इस आह्वान को आप थोड़ा सा मान लीजिएगा, और इस मंच पे आइए, ताकि यह हम आपके जुड़ाव हमें और हमारे गेस्ट को एक प्रोत्साहित करते हैं कि हम अच्छे से अच्छे प्रोग्राम ला सके, और अच्छे अच्छे गेस्ट और अच्छे अच्छे स्पीकर आ सके जो इस सोसाइटी को हेल्प करेंगे। जो मुद्दा आज हम यहाँ लेकर के बैठे हैं वो बहुत आसान नहीं है, ये बहुत चुनौती भरा हो चुका है, क्योंकि रोज टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। अभी जब आप यहाँ फिर सुनेंगे ना गेस्ट को, तब समझ में आएगा कि कैसे गिरगिट भी शायद शर्मा जाता है उनके रंग बदलने से अब तो चलिए हम सीधे पहुंचते हैं डॉक्टर अभिषेक पल्लव जी के पास में, मुद्दे को लेते हुए। पल्लव जी, आपका एक बहुत अच्छा एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था रील के फॉर्मेट में। आपने किसी क्रिमिनल, साइबर क्रिमिनल को ही पकड़ा था, दुर्कई केस था, कोई मंडल करके थे, और आपने उनसे एक लाइव चैट भी किया था बैठ करके सामने में। तो भाई उनके ये बहुत कम पकड़ाते हैं, वो इशू कैसे निकला, कैसे पकड़ में आया सर? पहले यहाँ पे चालू करूंगा, फिर हम बाकी ऑडियंस के भी क्वेश्चन लेंगे, कुछ क्वेश्चन मेरे पास भी है। डॉक्टर अभिषेक पल्लव साहब, माइक म्यूट है। पल्लव सर माइक म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो एनोनिमिटी में काम करते हैं। वो एक जगह बैठ के, झारखंड हो, बिहार हो, बंगाल हो, वहां बैठ के सुबह से शाम तक 5 से 10 लोगों को हायर कर लेते हैं, और लगातार उनका काम होता है कॉल करना। दिन में वो 40 से 50 लोगों को कॉल करते हैं, जिसमें कम से कम 3 से 4 में उनको सफलता मिल जाती है। वो उस चीज के लिए इतने ट्रेंड हो जाते हैं, आप समझिए वो चौथी पांचवी पास लड़के लड़कियां रहते हैं, जिनको वो 10,000 से 15,000 रुपए में वो उनको हायर करते हैं। कुछ दिनों के बाद, एक्सपर्ट बनने के बाद, वो आदमी अलग होके अपना सेंटर खोल लेता है साइबर फ्रॉड, और वो 3 4 लोगों को फिर हायर कर लेता है। जी। कभी कभी वो अपने गांव वापस जाता है, वहां जाके वो इस काम को शुरू कर देता है। काफी गांव ऐसे हैं जहां गांव के गांव इस काम में लग गए, क्योंकि आप समझ सकते हैं बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट है। एक मोबाइल चाहिए, कुछ लोग चाहिए, लैपटॉप चाहिए, और आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो 50,000 से 1 लाख के इन्वेस्टमेंट में काम शुरू करते हैं, और लेकिन लोगों को लाखों करोड़ों का वो चपेट लगाते हैं। हम्म। वो 800 से 1,000 रुपए में फर्जी सिम कार्ड किसी के नाम पर ले लेते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। बैंक अकाउंट रेंट पे किसी का 5,000 रुपए में बैंक अकाउंट ले लेते हैं। तो आप समझिए 5,000 का बैंक अकाउंट, 1,000 रुपए का सिम, 6,000 एक केस में वो इन्वेस्ट करते हैं, और ये कोशिश होती है इससे ज्यादा वसूलने की। और वो अपने सिम को बंद भी अब नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ज्यादातर वो एयरटेल का सिम यूज करते हैं, जो कि टावर लोकेशन देता है, पिन पॉइंट लोकेशन हमें मिलता नहीं है। वो बहुत ही गहन बस्तियों में काम करते हैं, जहां पर टावर के आधार पे 50,000 लोगों में किसी एक को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है।
तो हमने जो 2 बार सफलता वहां पाई, एक बार जो कुरियर के नाम पे फ्रॉड करते थे उसमें, और एक बार एयरटेल टावर लगाने के नाम पे। तो हमारी टीम, जैसे हम नक्सली में एम्बुश में बैठते थे, 8 दिन 10 दिन नक्सलियों का इंतजार करते थे, सेम उसी तरह अलग राज्य में जाके 8 दिन 10 दिन हमें छिप के मोबाइल लोकेशन के आधार पे, उनकी बातचीत के आधार पे वहां पे रुक के एक तरह एम्बुश लगा के उनको पकड़ना पड़ा। इसमें बहुत ही ज्यादा इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इनके लिए कोई टेरिटोरियल लिमिट्स नहीं है, पूरे देश भर में ये फ्रॉड करते हैं। ज्यादातर ये हिंदी माध्यम वाले जो राज्य हैं वहां पर फ्रॉड करते हैं, क्योंकि ये जो झारखंड, बिहार, बंगाल, यहाँ के लोग हिंदी बोलने वाले ज्यादा होते हैं, तो हिंदी में वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। साउथ में भी फ्रॉड करते हैं, उनके जो एपी सेंटर है वो कहीं और रहते हैं। सबसे अच्छी बात ये, सबसे मजेदार बात ये है कि ये छोटे आदमी से लेके बड़े आदमी तक को ये नुकसान पहुंचाते हैं। ये एक आदमी जो लेबर का काम करता है उसमें भी पेंसिल पैकिंग के नाम पे 600 रुपए मांग लेते हैं। कोई आदमी किसान है तो टावर लगाने के नाम पे उनकी जमीन मांग लेते हैं, उनसे 5 लाख 6 लाख रुपए दे लेते हैं। और जो बड़े लोग होते हैं उनको ट्रेडिंग के नाम पे झांसा देके, टास्क के नाम पे पैसा लेते हुए उनको करोड़ों रुपए तक का झांसा दे देते हैं। बड़े बिजनेसमैन लोगों को वो आपके कुरियर में ड्रग्स निकला है तो एनडीपीएस का धमकी देके उनको आपको बड़े ईडी के केस में फंसा देंगे करके एक एक आदमी से करोड़ों वसूल लेते हैं। तो ये ऐसा क्राइम है जैसे ट्रैफिक का है कि छोटा आदमी से लेके बड़े आदमी का एक्सीडेंट हो सकता है, वैसे ही साइबर क्राइम है, ये हर व्यक्ति को इम्पैक्ट करता है। और आज के दिन में ऐसा कोई परिवार नहीं है जो कभी ना कभी साइबर फ्रॉड का शिकार ना हुआ हो। हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, जब तक हम लाइव डेमो नहीं दिखाएं, काफी बार आपने देखा होगा मोबाइल मैसेज आता है कि ओटीपी ना बताएं, लिंक ना बताएं, लेकिन वो बड़ा मोनोटोनस था हो जाता है, वो आदमी के जहन में नहीं आ पाता। जब हम लाइव डेमो करके दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा इम्प्रिंट होता है दिमाग के अंदर। लेकिन तब भी, क्योंकि मैं शायद पहला आईपीएस हूँ कि मैंने अपना पर्सनल नंबर जो है 7898815399 को पब्लिक किया हुआ है। डेली कम से कम मुझे 150 से 200 कॉल केवल साइबर फ्रॉड के ऊपर आते हैं, और मैं सभी को ध्यान से सुनता हूं, क्योंकि उनके सुनने से आपको इनसाइट समझ में आता है कि अब नया साइबर फ्रॉड कौन मार्केट में चल रहा है। कुछ ट्रेडिशनल साइबर फ्रॉड से और कुछ नए उसमें आ गए हैं। और लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ट्रेडिशनल साइबर फ्रॉड नहीं हो रहे हैं, वो भी मॉडल ऑफ चल रहा है, बीच बीच में इनोवेट होकर नए नए फ्रॉड्स आ रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि लोग जो है उसमें अवेयर हो कि हम लिंक क्लिक ना करें, हम ओटीपी ना बताएं, हम कोई भी अनवेरिफाइड ऐप को डाउनलोड ना करें, हम कोई भी ऐप डाउनलोड करने के बाद कोई पेमेंट ना करें, 1 रुपए 5 रुपए का पेमेंट, क्योंकि वो पेमेंट करने से पूरा वो डिटेल चेक पूरा हमारा स्क्रीन वो पढ़ पाते हैं, क्योंकि उन्होंने एनीडेस्क टाइप का, रफडेस्क टाइप का कोई ऐप डाउनलोड करा रखा है। ये दोनों चीजों का यूज करते हैं, वो फियर का भी यूज करते हैं, ग्रीड का भी यूज करते हैं। काफी लोग ग्रीड के चक्कर में जाते हैं, जैसे कहते हैं कि आपको गिफ्ट मिला है, लॉटरी लग गई है, आपके फोन पे नंबर पे 10,000 रुपए हम डलवाएंगे। बिल्कुल। काफी बार वो लोगों के फोन में 1,000 रुपए डलवा देते हैं और फिर कहते हैं कि आपको 1,000 रुपए आए, आपका इंटरेस्ट बन गया, आपको 3,000 देने पड़ेंगे वरना आपको हम पुलिस केस कर देंगे। वो धमका के भी वसूल लेते हैं। अभिषेक सर, मैं यहाँ पे हम लोग पिछली बार भी बैठे थे, ये बातें आ रही हैं, और बहुत अच्छी बात हमारे सुरेश मेनन सर ने, जब आपने जो कोट किया इस बात को, मुंबई से सुरेश मेनन सर जो साइबर में काम कर रहे हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी कोट किया था कि भय और लालच ये दो चीजें हैं जो उन साइबर क्राइम करने वालों को मदद कर रही है। या तो वो आपको, जैसा भी आपने कहा, ग्रेड दिखा देते हैं और लोग लालच पे के झांसे में आ जाते हैं, या कोई भय दिखाया जाता है उस पे आ जाते हैं। मैं एक और जानना चाह रहा हूँ कि आपने दंतेवाड़ा जैसे वनांचल क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, नक्सल, वहां भी आपने काम किया, अच्छा अनुभव लिया। फिर दुर्ग जैसा एक छत्तीसगढ़ का मेट्रो सिटी है, वो कह सकते हैं, वर्तमान में आप कबीरधाम पे है। साइबर केसेस सभी जगह आए होंगे। सर, कौन सा जो वर्ग है ज्यादातर आ रहा है? ये प्रश्न मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप एक साइकेट्रिक भी हैं, तो मेरे को ये जानने की उत्सुकता हो रही है कि स्टडी में कौन से केसेस आपको ज्यादा मिलते हैं, किस वर्ग के? अभी ये सभी वर्ग को अफेक्ट कर रहा है, मैं वही चीज बता रहा हूँ आपको, हर वर्ग को अलग टारगेट करते हैं। जो लोग उनको लगता है कि पैसे वाले लोग हैं, वो टास्क बेस्ड गेम में फंसते हैं, उनसे करोड़ों वसूला जाता है। ये लोग भी प्रोफाइलिंग करते हैं, जैसे इनको मालूम है ये बिजनेसमैन है, तो इनको ये कुरियर देंगे जिसमें आपका जो है ड्रग्स पाया गया है, आपसे करोड़ों वसूल लेंगे। यदि गरीब व्यक्ति है उनसे वो
करोड़ वाला मॉड्यूल यूज नहीं करेंगे, उनको पेंसिल पैकिंग के लिए 600 रुपए, फिर 500 रुपए, फिर 500 रुपए वैसे करेंगे। यदि यूथ है तो उनको आईफोन का भेजेंगे कि आपको जो है 10,000 रुपए में आईफोन 14 मिलने वाला है। जिसकी जो जरूरतें हैं उसके लिए यूज करते हैं। और कुछ होता है पैनिक बेस्ड होता है, जैसे गूगल सर्च के बेस पे है। हमारे यहाँ दुर्ग में हुआ, एक बेटे का एक्सीडेंट हो गया, तुरंत उसने गूगल पे सर्च किया एम्बुलेंस के लिए, फ्रॉस्टर का नंबर एम्बुलेंस में दिखा रहा था, उसने लिंक भेजा, इन्होंने क्लिक किया, ऐप डाउनलोड किया, इनके 99,000 रुपए चले गए। ये पैनिक का भी यूज करते हैं, फियर, ग्रीड, पैनिक, इग्नोरेंस, सभी का इस्तेमाल इनके द्वारा किया जा रहा है। जगह जगह पे अलग अलग मॉड्यूल काम कर रहे हैं। जैसे आपने भी देखा टास्क बेस्ड वाला जो हुआ था कि टास्क में आप पहले वीडियो लाइक करने के लिए कहा जाता था, उसके वो करीब 700 करोड़ का घोटाला पाया गया जी। और ये ऐसा नहीं है कि शहरी क्षेत्र में है, ये वनांचल में भी हो रहा है। आज कवर्धा में मेरे पास कुछ लड़के आए, 70 से 80 लड़के थे जिन्होंने टास्क वाले के ऊपर 70,000 से 1.5 लाख रुपए हार गए। ये यूथ थे, मतलब 18, 20, 22 साल के लोग। तो कहीं ना कहीं जो पहले जैसे चिटफंड हुआ करता था, एनबीएफसी हुए जो मतलब उस चिटफंड की तरह ही लालच का देके ये इसमें घुस गए। तो कहीं ना कहीं इनोवेट हो रहे हैं, कुछ नए आ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा डीप फेक, कि वो आदमी की आवाज भी मिला देते हैं, उसका चेहरा भी मिला देते हैं, फिर फोन करते हैं। आता हूं सर, बहुत गलत। बिल्कुल, वो दो मुद्दे मैं अभी लूंगा। सेक्सटॉर्शन की बात हुई थी और अभी एआई आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसके ऊपर भी बात हुई, क्योंकि कुछ चीजें और कुछ वीडियो भी हम मेरे पास से भी गुजरे हैं जिसमें शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है। डॉक्टर रंजीत जी के पास चलूंगा, साथ में हमारे पास में प्रोफेसर डॉक्टर तपन मोहंती जी एनएलयू भोपाल से जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका, आपके पास मैं आता हूं अभिनंदन करते हुए। पहले चलता हूं मैं डॉक्टर रंजीत जी के पास में। रंजीत सर नमस्कार, माइक को अनम्यूट करें। आगे की कड़ी, पल्लव सर बोल रहे थे कि सभी वर्ग इसमें जुड़ रहे हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, मेट्रो हो, बड़ा शहर हो या वनांचल का क्षेत्र हो, युवा हो, महिलाएं हो, बड़ा व्यापारी हो, सब जुड़ते हैं। और सर ने कुछ को पकड़ा भी और एम्बुश लगा करके उसमें कार्रवाई भी की। आपका अनुभव क्या कहता है इन चीजों को लेकर के? नमस्कार सर, नमस्कार अभिषेक सर, नमस्कार सुब्रा मैम। जैसा अभिषेक सर ने बताया कि ये ग्रीड की वजह से, पैनिक की वजह से या फियर की वजह से कर रहे हैं। इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा। आजकल हम लोग क्या होता है ना, पहले लोग जुए में हार जाते थे, अभी भी वही जुआ है, बस वो डिजिटल मोड हो गया है। पहले हम लोग क्या करते थे कि किसी का पॉकेट मारते थे जो क्रिमिनल थे, आज भी वो डिजिटल पॉकेट मार कर रहे हैं। जरूरत क्या है यहाँ पे कि कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो कि नहीं इससे इफेक्टेड है। कोई भी ऐसा शहर, कोई भी ऐसा मोहल्ला नहीं है जहाँ की साइबर क्राइम नहीं हुआ है। उसके पीछे का जो सुब्रा मैम एंड अभिषेक सर, ये लोग साइकोलॉजी के टॉप नॉच है, तो उनके सामने कहना मेरे लिए थोड़ा सा है। लेकिन जहां तक साइकोलॉजी है, हम लोग वर्चुअली इस ड्रग के, जो वर्चुअल ड्रग है, इसके एडिक्ट हो चुके हैं। और आज की डेट में हम इंस्टाग्राम देखें, आज की डेट में हम छोटे छोटे शॉर्ट्स देखें, वहां पे इतना कम समय हमें दिया जाता है कि हम सोचते हैं अरे ये ऐसा भी हो सकता है, हम टास्क बेस की देख सकें। टास्क बेस में कितने बच्चों ने अपने पैसे कमाए, कुछ ने अर्न भी किए। तो सर, इस वर्चुअल ड्रग से हमें बाहर निकलने के लिए बहुत जरूरी है कि हम साइबर हाइजीन को अपनाएं। साइबर पेरेंटिंग एक बहुत अच्छा मुद्दा है। पेरेंटिंग इस डजंट मीन कि हम सिर्फ अपने बच्चों को ही करें, हम किसी को भी सिखा सकते हैं। जो ओल्ड एज लोग जो लोनलीनेस फील करते हैं, जो कि बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जहां पर कि वो भजन सुन रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, उसमें कोई ऐसा एक क्लिक आ जाता है। जैसे आपने टाइटल भी बहुत अच्छा रखा है, एक क्लिक एक ब्यूटी। उसमें बहुत सारे हनी ट्रैप में इतने लोग फंस रहे हैं। और हनी ट्रैप का जो मुद्दा है ना, इसमें सर बड़ी ये दुख की बात है, दुखद बात है कि जो विक्टिम है वो सामने नहीं आ रहे। 100 में से अभिषेक सर को ज्यादा एक्सपीरियंस है इन चीजों का, लेकिन जो मैं इधर की दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा के साइबर सेल के साथ काम करता हूं, तो 100 में से शायद 1 या 2 लोग सामने आ रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया है। और उसका रीजन यही है कि वो चाहते हैं कि सोसाइटी क्या कहेगी, और वो
डर के मारे, क्योंकि मोडस ऑपरेंडी के अकॉर्डिंग वो सबका उनके यूआरएल कॉपी कर लेते हैं, पूरी उनकी कॉन्टेक्ट लिस्ट कॉपी कर लेते हैं। जब सारी चीजें हैं तो वो कहते हैं कि सारा आपका वीडियो हम वायरल कर देंगे। और इसमें हर उम्र के लोग हैं। हम बात करें वो एयरफोर्स के ऑफिसर्स की जिसने डेटा लीक कर दिया, या हम बात करते हैं अभी आपका रिसेंटली जो आपका कोविन का डेटा लीक हुआ, उसके इंटरनल जो पर्सन है वो वहां पे इन्वॉल्व, उसका बेटा इन्वॉल्व है। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर कि हाइजीन की जरूरत है। और कोई ऐसा, क्योंकि हम जब भी जाते हैं तो हमें क्या चाहिए, कम समय में हर आदमी को पैसा चाहिए, और उसी की साइकोलॉजी को, उसी की चीज को साइबर क्रिमिनल समझता है और बोलता है ठीक है आपको कम समय में हम ये चीजें देंगे। सो ये जो कम समय वाली बात है, इसको हमें अवेयर करने की लोगों की जरूरत है। बहुत मुहिम हो रही है पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा मुहिम चल रही है। आपकी भी ये मुहिम है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो सकें। अवेयरनेस ही एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। और उसमें भी क्या है कि सर, अवेयरनेस हम जब आप आते हैं, अवेयर को हम जब ले रहे हैं जब हमारे साथ ऐसी कोई घटना, हमारे किसी जानने वाले के साथ ऐसी घटना हो गई। मैं फॉरेंसिक साइंस के ऑलमोस्ट 50+ कॉलेजेस में जा चुका हूं और 100 से ज्यादा फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट विक्टिम हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा अध्ययन कर रहे हैं कि उनको क्राइम को सॉल्व करना है, और वो खुद विक्टिम बन चुके हैं। वो खुद ऐसे इवेंट को, कुछ खुद ऐसे इंस्टाग्राम के हैंडल में सस्ते कपड़े खरीदने के चक्कर में, या जो आजकल इतने फेक एड्स आ रही हैं इंस्टाग्राम पे, और हर आदमी को सस्ती चीजें चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए। तो उस कंडीशन में बहुत जरूरी है कि सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। लेकिन विक्टिम, पहले क्या था कि लोग ज्यादा ज्यादा टारगेट करते थे, इतना लाख लेते थे। आज की डेट में क्या है कि 800, 500, 1000 इस तरह से छोटी क्वांटिटी को ले रहे हैं। 5000 तक की कंप्लेन को आप अगर साइबर क्राइम थाने में भी लेके जाते हैं तो आप एक बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, तीसरी बार से खुद नहीं जा पाएंगे। और हर एक साइबर सेल इतना ओवरबर्डन है ऐसी कंप्लेन से लेकर के, इतनी सारी कंप्लेन है कि एक एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पे 100-150 से ज्यादा इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी या इस तरह की जांच पेंडिंग है। तो हम कहां तक ऐसी ह्यूमंगस पॉपुलेशन में हम उस सक्सेस को पा पाएंगे? तो ये बहुत जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलाएं इस तरह के साइबर क्राइम को। और जितने भी आप इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉड को ले लें, OLX फ्रॉड को ले लें, या हम क्लिक वाले फ्रॉड को ले लें, और रिसेंट जितने भी फ्रॉड आ रहे हैं उन सबका एक ट्रेंड है, कुछ टाइम तक चलते हैं, कुछ टाइम के बाद वो ब्लॉक हो जाते हैं। सो इस तरह के साइबर दोस्त हैंडल है, उसको फॉलो करने के लिए हम लोगों से गुजारिश कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम है जहां पर कि सरकार और पुलिस एजेंसियां बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। हम इन बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अगर पहुंचाएंगे तो कम कर सकते हैं इस क्राइम को। देखिए, क्राइम तो कभी भी खत्म नहीं कर सकते, कम कर सकते। बिल्कुल डॉक्टर रंजीत जी। और केवल एक ही है कि हम अधिक से अधिक लोगों को जागरूकता के माध्यम से, अभियान के माध्यम से जागरूक बना दें। शायद यही बचाव होगा कि हम सुरक्षित रहें। इसके अलावा शायद कंट्रोल करना मुश्किल होगा, क्योंकि जो बातें आपने कही वो बात भी सत्य है कि एक पुलिस डिपार्टमेंट के पास तो वैसे भी काफी ज्यादा लोड रहता है, ऊपर से साइबर क्राइम की बात भी आती है। पल्लव जी के पास फिर चलूंगा। डॉक्टर पल्लव साहब, पुलिस के पास अक्सर यही बात आती है कि हम जाते हैं साइबर के पास है, जैसा कि भी रंजीत जी ने भी कहा कि लोड ज्यादा है, समझते हैं, पर कहते हैं कई बार पुलिस इन चीजों पे उतनी गहराई से नहीं देख पाती है। आपकी बात मैं नहीं कह रहा, लेकिन कई जगह पे कहा जाता है, खासकर साइबर डिपार्टमेंट बना हुआ है, साइबर थाना है, लेकिन कई बार कुछ लोगों को इतनी गहराई से देखा नहीं जाता। पिछले भी प्रोग्राम पे हमने बात करी थी 1930 के ऊपर में भी, कि वो बैंक के और पुलिस थाने के चक्कर के बीच में समय काफी गुजर जाता है। तो केवल एक ये बात समझना चाहते हैं हम लोग यहाँ पे कि कैसे फास्ट किया जाए इस सिस्टम को, ताकि अगर कोई साइबर से ठग गया है तो उसे जल्दी से कुछ पुलिस का सपोर्ट मिल जाए या मुजरिम पकड़ा जाए। दूसरी एक क्वेश्चन और दिमाग में आ गया है, वह यह है कि क्या कानून के पास में
थोड़ा सा जो ये मुजरिम है उनका कानून का डर थोड़ा कम है, या सजा कुछ कम है, या पुलिस का इन्वेस्टिगेशन की जो दायरा है वो कम है, इसका भी लाभ ऐसे मुजरिमों को मिलता है? माइक सर, माइक माइक सर, माइक। और आप सोचिए, मान लीजिए किसी के साथ 2,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है जी। वो हमें नंबर मिला है वेस्ट बंगाल का। हम्म। अब वो यदि मध्य प्रदेश की पुलिस यदि वेस्ट बंगाल जाती है 2,000 रुपए के फ्रॉड को पकड़ने में, तो पुलिस का अपना खर्चा 15-20 हजार रुपए हो जाता है कम से कम। बिल्कुल। तो पुलिस उसको डिटर करना चाहती है। अब वॉल्यूम इतना ज्यादा है और इतना पेशेंस चाहिए पकड़ने के लिए कि 1,000 केस में यदि एक केस भी डिटेक्ट हो तो सफलता है, 0.1% भी मैं मानता हूँ इतना भी सक्सेस रेट नहीं होगा। जरूरी है कहीं ना कहीं फेडरल क्राइम टाइप की चीज है। जो मोबाइल नंबर फ्रॉड के लिए यूज होता है उसको तत्काल ब्लॉक करने की परमिशन होनी चाहिए, क्योंकि वो नंबर, ये देखा जा रहा है एक ही नंबर से 50-100 फ्रॉड हो रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि जैसे ही प्रूव हो कि इस नंबर का फ्रॉड में इस्तेमाल हुआ है, वो नंबर उसी टाइम ब्लॉक कर देना चाहिए। सेम चीज बैंक अकाउंट नंबर के लिए। कोई बैंक अकाउंट एक बार यदि फ्रॉड के लिए यूज हुआ है तो बैंक अकाउंट विथहोल्ड भी हो और जब तक वो आदमी एविडेंस प्रस्तुत ना करे वो बैंक अकाउंट कभी ऑपरेट नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत बार देखा गया, एक ही बैंक अकाउंट से हजारों फ्रॉड हो रहे हैं। एक ही मोबाइल नंबर अभी फ्रॉड किया, 6 महीने बंद कर दिया, 6 महीने बाद फिर वो नंबर एक्टिव हो गया, फिर उससे फ्रॉड हुआ। तो यदि हम मोबाइल नंबर्स को ब्लॉक करना शुरू करें, जो अकाउंट नंबर्स हैं उनको ब्लॉक करना शुरू करें, जो लोग ये फर्जी सिम दे रहे हैं, जिस वेंडर ने दिया है उस वेंडर पे कार्रवाई शुरू हो। यदि हम बैंक अकाउंट खोलने के लिए यदि जो हमारे रिक्वायरमेंट कुछ और स्ट्रिंजेंट करें, तो कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना है कि फाइनेंशियल लोग हर आदमी अकाउंट खोले, ये भी जरूरी है। और ये भी जरूरी है कि फ्रॉड अकाउंट ना खुले। तो यदि मेरा कहना है कि सिम को और बैंक अकाउंट को हम यदि थोड़ा सा और टाइट करें तो बहुत सफलता मिल सकती है हम लोग। और दूसरा है कि जो एक बड़ा मॉडल, हम गैंग को जहां पकड़ने की कोशिश करें, गैंग्स को यदि हम बर्स्ट करें, होता क्या है, हम इंडिविजुअल्स को पकड़ते हैं जहां पर एक जगह पे 8-10 लोग ट्रेन हो रहे हैं। तो इन्वेस्टिगेशन एंड टू एंड हो, जब पकड़ाएं तो और कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे करके हम पकड़ने की कोशिश करें। ज्यादा इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। एक जैसे पोर्टल बना हुआ है 1930 का, उसमें ये भी होना चाहिए कि सस्पेक्ट नंबर और सस्पेक्ट अकाउंट, जैसे ही किसी का फ्रॉड हो वो अपने सस्पेक्ट नंबर और सस्पेक्ट अकाउंट को एक एक्सेल शीट में इंटर कर पाए। जब हम ये चीज करेंगे तो फ्रॉडस्टर काफी डिटर हो सकते हैं, मुझे लगता है। ठीक। आपकी आज्ञा से एक चीज और इसमें जोड़ना चाहूंगा जिसकी मुझे नहीं पता कितनी पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर ये पॉसिबिलिटी सक्सेसफुल हो जाती है तो शायद हम ऑनलाइन फ्रॉड को बहुत ज्यादा तक रोक सकते हैं। जैसे अभी हम किस तरह से ऑनलाइन फ्रॉड होता है, हमें कोई क्यूआर कोड आता है, कोई लिंक आता है, हम किसी क्यूआर कोड को क्लिक करते हैं या किसी पे के लिए रिक्वेस्ट आती है उसको हम वो करते हैं। सो अगर हम अपना ओटीपी किसी को दे रहे हैं, कोई बाहर से अपना हमारे ओटीपी के थ्रू एक्सेस कर दे रहा है, सो अगर बैंकिंग सिस्टम के अंदर ऐसा कुछ हो जाए कि हम जिस लोकेशन पे हैं, हमारे जीपीएस से जिस लोकेशन पे ओटीपी आ रहा है, सिर्फ ट्रांजैक्शन उसी जीपीएस और उसी लोकेशन से हो, किसी और लोकेशन पे ना हो, तो जो दूर बैठे साइबर क्रिमिनल हमसे ओटीपी लेके फ्रॉड कर लेते हैं, ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, वो शायद नहीं कर पाएंगे, मतलब बिल्कुल नहीं कर पाएंगे अगर हम जीपीएस लोकेशन को इनेबल कर देते हैं। यूपीआई के जमाने में हम थोड़े से लिबरल हैं इन चीजों को लेकर के, क्योंकि मेरा क्रेडिट कार्ड मेरा बेटा यूज करता है तो वो यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, तो हम उसको ओटीपी दे देते हैं और वहां से वो ट्रांजेक्शन कर लेता है। वो सारी चीजें बंद हो जाएंगी, लेकिन इससे फ्रॉड पे काफी कंट्रोल किया जा सकता है, जहां पर अगर हम लोकेशन जिस जियो लोकेशन पे, जिस जीपीएस लोकेशन पे हमारा ओटीपी आ रहा है और जिस हमारा मोबाइल अगर उसी एप्लीकेशन उसी लोकेशन पे है, तभी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो, तो इसमें हम काफी रोक लगाया जा सकता है। बिल्कुल, कानून की बात आ रही है, मैं चलूंगा एनएलयू के डीन है मोहंती जी के पास में, काफी देर से इंतजार भी कर रहे हैं। स्वागत है मोहंती जी। डॉक्टर तपन मोहंती। जी जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी।
अभिनंदन सर बताएं। सर, अभी बातें चल रही थी और आपने सुना कि कहीं ना कहीं या तो भारत का अपना जो कानून है थोड़े से साइबर के पीछे भी लिबरल है, जैसे कि हम अपने परिवार और अपने समाज के प्रति लिबरल रहते हैं, उसी तरह हमारे कानून की भी आती है। हम आपसे समझना ये चाहेंगे कि ये जो साइबर क्राइम का हम लगातार पिछले 2-3 मंचों से बात कर रहे हैं और कुछ वीडियोस आपके पास भी हमारे जरूर पहुंचे होंगे मोहंती साहब, साइबर क्राइम को एक अवेयरनेस की मुहिम को लेकर के हम चल रहे हैं, ये इसको रोकने में और क्या किया जा सकता है? एक हम लॉ के जो प्रोफेशनल है आप उनसे समझना चाहते हैं। तपन मोहंती साहब शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तब तक मैं चाहूंगा किसी के कोई प्रश्न है, हमारे बीच में पैनलिस्ट हैं आज। उसकी बात है कि अभिषेक पल्लव जी हमारे बीच उपस्थित हैं, डॉक्टर रंजीत जी हैं, शुभ्रा सान्याल जी। किसी कोई प्रश्न है तो वो माइक अनम्यूट करके अपना प्रश्न रख सकते हैं मंच पे। मैं मोहंती सर से ही कहना चाहूंगा कि साइबर लॉज में अभी शायद थोड़ा मॉडिफिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये 2000 का एक्ट है, 2008 में अमेंड हुआ था। जी हाँ। साइबर जो आईटी है वो बहुत तेजी से रिवोल्यूशनाइज कर रहा है। जब 2000 में आईटी एक्ट बना था उस टाइम 1G नहीं था, अब 2G, 3G, 4G, 5G आ गया है। 5G आ गया, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आईटी लॉज को भी हर 4-5 साल में थोड़ा सा मॉडिफाई करने की आवश्यकता है। इसमें यदि हम पूरे, क्योंकि साइबर क्रिमिनल का कोई टेरिटरी नहीं होता, पूरे देश भर में वो क्राइम करता है, तो कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड के इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का भी आपस में लाइटनिंग लेवल थोड़ा हाई चाहिए। तो जैसे हर का ट्रैफिक पुलिस अलग होती है, वैसे ही हर स्टेट में साइबर पुलिस स्टेशन की भी आवश्यकता है। साइबर नोडल हेल्पलाइन होना चाहिए, साइबर पुलिस स्टेशन होना चाहिए, जिसमें आपस में सीमलेस कम्युनिकेशन हो पाए। यदि मुझे धनबाद में किसी साइबर क्रिमिनल का पता चला है, तो मैं वहां पे एक नोडल बंदा हो जिससे मैं कांटेक्ट कर पाऊं। कहीं ना कहीं अभी पुलिस के बीच में भी सीमलेस कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो बहुत जरूरी है कि साइबर एक्ट में इसमें भी थोड़ा सा लिवरेज मिलना चाहिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में नोडल साइबर थाने हो, नोडल ऑफिसर्स हो, जिनके नंबर अवेलेबल हो, जो आपस में कोऑर्डिनेट कर पाए, तभी हम साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ पाएंगे। मैसेज बिल्कुल। मोहंती जी आ गए, मैं मोहंती जी को ले लेता हूँ। मोहंती जी। सर मैं ये कह रहा था कि दैट इज ट्रू कि अब जो मेजर इश्यू हमारे साथ लॉ के साथ हो रहा है वो ये है कि हमारे पास जो लॉ है वो आईटी एक्ट है 2000 का, वो अमेंडेड करके 2008 का हमने अमेंडेड कर दिए, और अभी हमें डाटा प्रोटेक्शन एक्ट की तरफ आ रहे हैं, जब तो वो बिल के स्तर पे है। तो उसमें ये समस्या हो रहा है कि क्योंकि हमारे पास कोई साइबर लॉ नहीं है। अगर हमारे पास कोई साइबर लॉ होता है कि साइबर क्राइम, हम सिर्फ आईटी एक्ट में साइबर क्राइम को डिफाइन कर रहे हैं कि भाई ये इशू होता है, तो उसके कुछ सेक्शंस हैं जिसको हम उठा के अप्लाई करते हैं कि भाई आपने ये किया, ये कर दिया, ये कर दिया, दैट इज इट। तो इस तरह पे क्या होता है, अगर हमारे पास एक साइबर लॉ की एक्ट होती जिसमें जो अभिषेक जी कह रहे थे कि हमें इसके इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म निकलते हैं, जैसे हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के एनआईए है, तो हमारे पास सीआईए होता है, साइबर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करते हैं हम लोग। तो फिर क्या होता है, फिर उसकी ब्रांचेस होते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं कि हर स्टेट में कर देते साइबर क्राइम से, और स्टेट लेवल पे थोड़ा बहुत अगर भोपाल में हेडक्वार्टर में आप पहुंच सकते हैं, लेकिन आजकल की साइबर सब लोग डिजिटल वर्ल्ड में, सबके पास मोबाइल है, सबके पास बैंक अकाउंट है, सब ऑनलाइन हो गए हैं, तो ये तो बिल्कुल इसको कहते हैं ग्रास रूट लेवल पे पहुंच गया है। लेकिन ग्रास रूट लेवल पे तो हमारे पास मोबाइल पहुंच गया, डिजिटल मनी पहुंच गया, लेकिन हमारे पास साइबर पुलिस नहीं पहुंचा, हमारे पास साइबर अधिकारी नहीं पहुंच पाए। तो उसके कारण क्या हुआ, जो डेटा का जितना आज हम लोग सब व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, मोबाइल में फेसबुक यूज कर रहे हैं, तो हमारा सारा इंफॉर्मेशन उधर भी पड़ी है। ठीक है, तो इसके कारण क्या, जब तक हम मॉनिटरिंग एजेंसी नहीं कर पाते, जब तक हमने उसको मैकेनिज्म नहीं कर पाते हैं। अब हमारे क्या साइबर एनालिसिस होता है, कितना हमारा साइबर सेंटर है इंडिया में, जहाँ पे हमें साइबर क्राइम को, साइबर डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं। ये जो फिजिबिलिटी है ये कम है, तो इसलिए लॉ तो एक लेवल पे हो सकता है, लेकिन दूसरा लेवल पे जो इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी अपनी अवेयरनेस होना चाहिए। कहता हूं कि लोग क्यों साइबर क्राइम में फंस जाते हैं, क्योंकि जैसे पहले केस में पास ग्रीड होता है, एक आदमी के पास नीड होती है, एक आदमी के पास अपने डीड से होता है, कर्म से होता है। जैसे हनी ट्रैफिक बात कर रहे हैं, तो हम लोग अपना जल्दी कुछ काम कर लेते हैं, कुछ जल्दबाजी होते हैं, कुछ केयरलेसनेस होते हैं कि हमारे पास कोई
फ्लिपकार्ट से कार्ड आया, हम उसको फेंक दिए बाहर से, तो नंबर साइबर लेके यार ये नंबर है उसके पास। तुरंत उसने कहा सर हम फ्लिपकार्ट से बोल रहे हैं, हम इंश्योरेंस एजेंट से बोल रहे हैं। तो अच्छा अभी इनकम टैक्स आ रहा है कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न होना है, आपका अकाउंट मैच नहीं कर रहा है, आप भेज दीजिए। तो इमीडिएटली अच्छा वो ऐसे होता है जैसे कि आपको लगता है कि ओरिजिनल है। तो बहुत एक इंटरेस्टिंग बात करता हूँ, बहुत साल पहले एक व्हाइट हाउस, जब अमेरिका में जाएंगे ना, whitehouse.gov.in.us करना, अगर आप सिर्फ whitehouse.com करते हैं तब एक पोर्नो साइट होता था वो फिर पिछला 4-5 साल से वो साइट बनने बंद कर रहे थे कि नहीं क्योंकि पोर्नोग्राफी साइट था। तो इस टाइप के जो तो रहता है ना, यू हैव टू वेरी अवेयर ऑफ इट। जब आपके अवेयर नहीं है लेकिन आप यूज कर रहे हैं, सो वो बढ़ जाता है चांसेस। जी मोहंती साहब, मैं अब चलूंगा थोड़ा सा साइकोलॉजिस्ट की भी बात कर ली जाए। इस पे क्या होता है, डॉक्टर सुब्रा सान्याल जी के पास चलते हैं, फिर मैं लौट के कुछ प्रश्न हैं पल्लव सर के लिए, फिर पल्लव सर के पास वापस आऊंगा। डॉक्टर सुब्रा सान्याल जी, बहुत सारी बातें यहाँ पे हुई और 2-3 बातें प्रमुखता से फिर आ रही हैं। एक तो आती है लालच की बात, कंटिन्यू आ रही है, लेकिन बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट समझना चाहेंगे कि इतनी ज्यादा लगातार टीवी पे भी ऐड आता है, पेपर पे ऐड चल रहे हैं, और आजकल तो यूट्यूब में भी इसके ऐड आते रहते हैं कि आपको ओटीपी नहीं देना चाहिए। मूवी देखने जा रहे हैं, वहां भी आता है कि आप किसी भी अनोन वेबसाइट को मत वो करिए, ओटीपी को मत बताइए, कोई अनावश्यक आप ऐप डाउनलोड मत करिए। इसके बावजूद भी एक पढ़ा लिखा आदमी अचानक थक जाता है और पहुंच जाता है। तो इसके पीछे साइकोलॉजिस्ट की नजर से आप क्या देखते हैं? पहला बीइंग एक साइकोलॉजिस्ट, और दूसरा मैं उन क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट की बात करूंगा आपसे फिर बाद में। माइक माइक अनम्यूट करेंगे मैडम? सुनाई दे रहा है? जी बिल्कुल। एक पांडे जी, मनु में कहने की हैसियत से मैं बोलूंगी कि हर एक, मैं खुद भी जो है अपने को भी सामने ले जा रही हूँ कि अंदर से जो है एक कुंठा कहिए हिंदी में शब्द में, एक इनसिक्योरिटी, एक डिस्टर्बेंस। कभी किसी का फोन आता है, मैं पर्सनली भी बोल रही हूँ, तो देखना पड़ता है नाम किसका है, डॉक्टर रंजीत बोल रहे हैं, अगर नाम नहीं है तो हम फोन बंद कर देते हैं। आजकल जो है एक सॉफ्टवेयर आ गया है फोन में, ये जंक है, तुरंत मैं ब्लॉक कर देती हूँ। लोगों से जब मैं बात करती हूँ, अभिषेक जी मैं आपसे भी बात कर जाना, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट, पीपल से इट्स स्कैरी, अपने रिश्तेदारों का फोन भी पकड़ना डर लगता है। सो देयर इज अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इन एवरीबॉडी। मैं समझती हूँ जो लोग इलिटरेट है, अनएजुकेटेड है, ऑन द ग्राउंड फार्मर्स है, किसान लोग हैं, वो इतने इनसिक्योर नहीं है। इस समय हम लोग इनसिक्योर हैं। Those who are educated have certain money, पढ़े लिखे लोग इनसिक्योर हैं। हम लोग जब ये कैंपेन कर रहे हैं, मैं लगातार अपने कलीग्स इनसे पूछती हूँ, वुड यू लाइक टू ज्वाइन? तो कहते हैं साइबर क्राइम के बारे में क्या कहूंगा मैं, या क्या कहूंगी मैं, महांती जी आप भी सुनिए। देन यू नो व्हाट दे से। तो मैं सोचती हूँ कि तुम लोग इतने इग्नोरेंट हो, अनअवेयर हो कि तुम्हारे घर के अंदर साइबर क्राइम पहुंच सकता है, यू पीपल डोंट नो। जब तक ना हो जाता है लोग इसको पहचानते नहीं है। The other day शादा प्रसाद जी बोल रहे थे, जो डीजी आसाम के रिटायर किए हैं, हमारे डायरेक्टर में थे एनआई सर्विस में, कि हर घर में साइबर क्राइम की ट्रेनिंग दी जा रही है। डॉक्टर रंजीत, उन्होंने ये कहा है, ये एक जो है भयानक बात है। इट्स अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी फॉर एवरीवन। घर की हार्मनी टूट जाती है। अब आप देखिए कि बच्चे चैट बॉक्स में बैठे रहते हैं, किसके साथ चैट कर रहे हैं नहीं पता। बच्चे पेरेंट्स से शेयर नहीं करते हैं, दे आर गेटिंग विक्टिमाइज्ड। पेरेंट्स विक्टिमाइज हो रहे हैं। उत्कर्ष बोल रहा है बीएचयू से कि पेरेंट्स डर के मारे बच्चों को नहीं बोलते हैं कि हम कहीं पे विक्टिमाइज हो रहे हैं। देयर इज अ डिविजन इन द फैमिली, देयर इज अ डिसहार्मनी इन द फैमिली। एक फोबिया हो गया है, द वर्ड इन साइकोलॉजी फोबिया। द मोमेंट ऑफ फोन कॉल्स वी लुक, should we take it or not? नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, डाउनलोडेड नहीं करते हैं जबकि वो जरूरी है। तो साइकोलॉजिकली a panic has gone into the blood of every individual, no matter
एंड पर्टिकुलरली दोज जो लोग अपने को हाईली एजुकेटेड कहते हैं, लिटरेट कहते हैं, हम सब जानते हैं कहते हैं, पर अंदर से डरे हुए हैं। मैं अपने को भी इंक्लूड कर रही हूँ। डॉक्टर सान्याल, क्या साइबर क्राइम बढ़ने के पीछे का एक बड़ा कारण आप इन मोबाइल को भी मान रहे हो? जो मैं आपकी बातें समझ रहा हूँ कि लोग जो दिन भर में, और कुछ देर पहले डॉक्टर रंजीत ने भी इस बात की ओर किया था कि वो जो रील में फटाफट देख रहे हैं, तो क्या ये जो हमारा जो माइंड है, जो कि आप साइकोलॉजिस्ट है और उधर साइकियाट्रिस्ट बैठे हैं, वो भी साइकोलॉजी का ही एक विंग मांगता हूं मैं, तो पल्लव जी की ओर भी है और आपकी ओर भी है सान्याल मैडम, क्या अधिक समय मोबाइल पे गुजारना, लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे घुमाना, डिजिटलाइजेशन की ओर जो मैक्सिमम समय गुजार रहा है, ये हमें ज्ञान देने की बजाय हमको ही हाईजेक कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कहीं? एकदम सही। आप पांडे जी बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। आपको याद होगा आपने एक इसमें ऑनलाइन एक प्रोग्राम किए थे जिसमें आपने कहा था कि मोबाइल कैसे इंसान को एक दूसरे से दूर कर रहा है। जी, याद है आपको? याद है। आपने जब मस्तक में रिश्तों में दूरियां बनाता है ये मोबाइल कर रहा एग्जैक्टली। है। अब क्या हुआ है, एक हाथ में मोबाइल तो आ गया, पर घर के अंदर डिस्टेंसिंग हो गई। जी। एक तो हम लोग जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में आ गए। दूसरी बात है, बच्चे अलग मोबाइल में हैं, माँ बाप अलग मोबाइल में है, कोई कंप्यूटर में है। आपस में जो इमोशनल वॉमिट होते हैं, जिसको हम कहते हैं बिलोंगिंगनेस, डॉक्टर रंजीत आप तो सुने होंगे बार बार। सेंस ऑफ फैमिली एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं हर समय कहती रही, हैज 3 components: सेंस ऑफ इक्वालिटी, सेंस ऑफ लव एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। वो तीनों कहाँ है? बिल्कुल। हर इंडिविजुअल अपने एक एक कमरे में बैठ के मोबाइल पकड़े हुए हैं। राइट। सो मोबाइल हैज बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फैमिली। बिल्कुल, मोबाइल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ फैमिली नाउअडेज। अब थोड़ा सा बात है क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट की है, ये तो बात साइकोलॉजी की हुई, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट से ये जो लगातार डिजिटल के जो और साइबर के जो क्रिमिनल पैदा हो रहे हैं, नए 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 नए, इनकी साइकोलॉजी आप कैसे देख रहे हो? देखिए, अभिषेक जी से भी मैं इसको शेयर करूंगी कि मैं लगातार, अभिषेक जी, मैं NICS होम मिनिस्ट्री में पुलिस वालों को ट्रेनिंग देती रही एंड जजेस। और मेरा एक ही कहना है एज अ क्रिमिनोलॉजिस्ट कि क्रिमिनल टेंडेंसी एग्जिस्ट इन एवरी इंडिविजुअल, चाहे वो छोटा है वो बड़ा है। वो हमारे साइकोलॉजी, द वर्ड इज इड, दैट इज देयर इन एवरी इंडिविजुअल। उसका प्रमोशन कैसे हो रहा है? द टाइप ऑफ एनवायरनमेंट यू आर इन। अगर आप प्रमोट करते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा, अगर आप उसको जो है विवेक और कॉन्शियसनेस से दबा जाएंगे तो वो दब जाएगा। अब मैं जो है क्रिमिनल प्रोफाइलिंग भी करती हूँ, तो मैं क्रिमिनल प्रोपेंसिटी स्केल, बहुत मशहूर है स्केल, बाहर इंडिया के बाहर भी है। आजकल मैं ये जो आपके साइबर क्रिमिनल्स की बात कर रही हूँ, मैं इनको सामने रख के देखती हूँ। दे आर, अगर आप मेरे साथ अग्री करते हैं बोलिए, कहीं पे करेक्शन भी करिए। दे आर इलिटरेट, दे आर स्ट्रीट ड्वेलर्स, they are coming from very poor homes, गरीब घर से आ रहे हैं। they are not trained in cyber technology। आपने खुद ही एक वीडियो दिखाया था जहाँ they are फटे कपड़े में पहने हुए हैं, लगेगा नहीं that they are criminals। nobody is a born criminal, they are made by the situation, the circumstances। किंतु मैं उस दिन डॉक्टर सादत प्रसाद जी बोल रहे थे, चतुर्वेदी जी बोल रहे थे, मैं इन लोग बता रही थी दिस इज एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। मेरी क्रिमिनल साइकोलॉजी बताती है जो बच्चे आपके साइबर क्राइम्स कर रहे हैं, रंजीत जी, अगर आप उनके एज ग्रुप देखें तो कितने एज ग्रुप है आप बताइए? 22 to 34, 35, क्योंकि 35 के बाद मैच्योरिटी आ जाती है, उस समय कोई क्राइम में नहीं जाएगा। पर 22 to 35 के रेंज में ये लोग एडवेंचरस होते हैं, थ्रिल सीकर्स होते हैं। अभिषेक जी, आप मानेंगे ये बात? They have no fear of criminal justice system, they have no fear of law, they have no fear of police, and they have no fear of punishment। Anonymity में काम करते हैं। जिस बच्चे के पास 1 रुपया नहीं होता है वो 20 लाख कमा लेता है with the skill, and they are trained। अब मुझे जो है, मैं इसमें प्रोफाइलिंग जब करती हूँ, विक्टिम्स को एक तरफ रख के और ऑफेंडर्स को एक तरफ रख के,
तो मैं देखती हूँ विक्टिम्स कम फ्रॉम एवरी रेंज, स्टूडेंट से लेके 80 years of old man, women, children, सब। और क्रिमिनल्स कौन है जो एनोनिमिटी में काम कर रहे हैं? दे आर फ्रॉम द एज ऑफ 22 to 30-35 और कमिंग फ्रॉम झारखंड, कमिंग फ्रॉम छत्तीसगढ़, कमिंग फ्रॉम एनी रूरल एरियाज। पर अभिषेक जी, मेरा एक प्रश्न आपसे, मैंने शारदा प्रसाद जी से भी पूछी थी, चतुर्वेदी जी से पूछूंगी, अगले हफ्ते त्रिवेणी जी आएंगे, उनसे भी पूछूंगी कि क्या ये लोग अपने अकेले कर रहे हैं और इज इट एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम? नंबर 1। नंबर 2, somebody is behind who's training them। अभिषेक जी, दूसरी बात क्या है कि the money is not staying at one place, ये मनी ट्रांसफर हो रहा है, हैंड्स क्रॉस कर रहे हैं, there is a network। उस दिन टीवी पे आई थी, ISI is linked with this money laundering। दिखाया गया था ये जो ओटीपी मांग के इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं, मंडल ग्रुप, दे डू इट, ISI का लिंक है, इसमें मनी कहीं ना कहीं बाहर भी, कंट्री के बाहर जा रहा है। तो मेरा कहना है, would you equate it with terrorism? We call narco terrorism, we call other terrorism, ये भी तो साइबर टेररिज्म है। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर शुभ्रा जी, मैं चलता हूं अभिषेक पल्लव जी के पास में। और अभिषेक पल्लव जी, डॉक्टर शुभ्रा जी के ब्रीफिंग में 2-3 प्रश्न जरूर उभर के सामने आ गए। पहला कि क्या आप ये मानते हैं कि वाकई ये पूरे गरीब घर के ही लड़के होते हैं? दूसरा, ये जो बच्चे होते हैं या जो क्राइम हो रहा है जनरली जो हमारा ट्राइबल एरिया है या पूरे स्टेट में गिना जाता है, जैसे झारखंड हो गया है, बिहार के कुछ एरिया है, जलपाईगुड़ी से फोन आते हैं, तो ऐसी जगहों पे लोग क्यों आ रहे हैं? एक ये सोचने का विषय हो गया है। 20 से 34 वर्ष के ये लोग होते हैं, लेकिन इनके पीछे कोई संरक्षण देने वाले भी लोग होते हैं क्या? अगर आपने कभी इन्वेस्टिगेट किया होगा तो ये कोई जानकारी आपके पास आई होगी कि इनको संरक्षण देने वाले भी कोई है क्या? ये इंडिविजुअल कर रहे हैं या वाकई इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, ये ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं, इनके पीछे पूरा एक कारपोरेट काम कर रहा है? क्या इस बात की जो शंका सान्याल मैडम ने जाहिर की है, क्या ये पैसे देश की जो आंतरिक सुरक्षा को कमजोर करने के प्रयास करने में तत्व लगे हैं, उनके ऊपर भी जाता है? माइक म्यूट में है, सर का म्यूट नहीं हो पाया है, पर सुन लेते हैं। प्रश्न सर के लिए है, तो अभिषेक सर के एक्सपीरियंस को सुनना पड़ेगा। और मैं तब तक हूँ रंजीत जी, मैं आपको ये बता दूं, जितने भी यहाँ पे जुड़े हैं मोहंती साहब वगैरह, लगातार और क्या कहता है कि लोगों को जागरूकता करने के लिए और डिजिटल फोरम का, खास करके सोशल मीडिया का उपयोग करने में अभिषेक पल्लव जी बहुत आगे हैं। कई बार जब हमारे पड़ोस में रायपुर के पड़ोस में दुर्ग है, करीबन 30-40 किलोमीटर दूरी पे, पल्लव सर का रोजाना कोई ना कोई वीडियो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जरूर आता है, व्हाट्सएप के माध्यम से, जहाँ पे कभी वो ट्रैफिक के बच्चों को पकड़ते हैं, उनको हेलमेट देने की बात, ये समझाइश देने के बाद कंटिन्यू आती रही। इसी तरह जब भी कोई क्रिमिनल को पकड़ा है, उसके लिए भी पब्लिक को अवेयर करने के लिए उन्होंने फट से वीडियो बनाते थे और उसको डाल दिया करते थे। ऐसे ही जब इन्होंने 2 इस तरह के साइबर क्रिमिनल को पकड़ा था, तो उसका भी एक अच्छा वीडियो आपने दिया था, वो काफी वायरल हुआ था वो वीडियो और बहुत चला था, और उससे लोगों को मालूम चला। मतलब सामने खड़ा करके बीइंग ए कस्टमर इन्होंने उससे बात करी थी कि कैसे वो फोन करते हैं, कैसे आवाज निकालते हैं, कैसे आपको वो हिप्नोटाइज कर ले रहे हैं, ये सारी चीजों को एक लाइव करते रहते हैं पल्लव जी। तो मैं काफी दिन से चाह रहा था कि पल्लव जी से बात करने का मौका मिल जाए, तो आज पल्लव जी आ पाए हैं। शायद माइक म्यूट में ही रह पा रहा है पल्लव सर, अनम्यूट नहीं हो पाया आपका माइक। पल्लव सर के वीडियोज हम लोगों ने देखे हैं, सभी लोगों ने, अच्छा, पूरे इंडिया ने देखा हुआ है वो, हाँ, या तो वो लल्लन टॉप में जो टेलीकास्ट हुआ है, या वैसे भी वीडियो, बहुत सारे वीडियो देखे हुए हैं सर के। बिल्कुल। हर जगह सर के अवेयरनेस प्रोग्राम, वो ट्रैफिक से हो, साइबर से हो, बहुत हाँ, और ऐसे पुलिस ऑफिसर की वजह से ही हम लोग साइबर क्राइम की अवेयरनेस को और फैला पा रहे हैं। बिल्कुल। जैसे डॉक्टर क्या है रंजीत सर, अभिषेक पल्लव जी लिखते भी है कि मेरा विशेष इंटरेस्ट है ट्रैफिक के अवेयरनेस पे और साइबर क्राइम के अवेयरनेस के ऊपर में मेरा विशेष इंटरेस्ट है। तो कहते हैं तब तक पल्लव जी के साथ सिस्टम में कुछ पोस्ट अकाउंट से पल्लव सर को
अलाउ कीजिए म्यूट करने के लिए, एक बार रिक्वेस्ट कीजिए, आस्क फॉर अनम्यूट। देखो सुन तो, ओए रोहित, यहाँ से दो तो म्यूट को, यहाँ से तो कमेंट करें एक बार। आस्क पल्लव फॉर सर को अनम्यूट करो यहाँ से देखो, अभिषेक पल्लव, हाँ ये सेकंड नंबर शुभ्रा जी के नीचे, हाँ कमेंट दिया हुआ है सर, वहां से कुछ प्रॉब्लम हो रही है मेरे ख्याल से। आस्क टू अनम्यूट दे दिया है, आ गए, हो गया सर। हाँ आ गए चलो। हाँ जय हिंद सर, सौरभ साहू सर, कोरिया जिला। हाँ सौरभ, नमस्कार नमस्कार, जय हिंद। चलिए मैं पल्लव जी सर से, सर जैसा आपने मैम ने कहा कि गरीब बच्चों के परिवार ज्यादा होते हैं, दो तरह के क्राइम्स हैं। एक है जो पेटी क्राइम्स हैं, जो कि छोटे छोटे ऑर्गेनाइज चैनल्स कर रहे हैं, जो झारखंड में, बिहार में, बंगाल में, वेस्टर्न यूपी में कर रहे हैं। वो उसमें 8-10 लोग रहते हैं और करते हैं। एक जो मैडम ने बताया ऑर्गेनाइज चैनल है, जैसे कि अभी टास्क बेस्ड स्कीम की बात हुई थी, जहाँ 700 से 800 करोड़ का हुआ था। जो बड़े क्राइम होते हैं वो जो है ऑर्गेनाइज ढंग से किए जा रहे हैं, जिसमें वॉल्यूम ज्यादा होता है। जैसे क्रिप्टो करेंसी आ गया है, डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ गया है, तो उनको पैसा हवाला के थ्रू बाहर भेजना बहुत आसान होता है, और ये बहुत बड़ा थ्रेट है। और जैसे जैसे एआई बढ़ेगा, बहुत ही एग्रीवेटेड टाइप की चीजें आएंगी, जिसमें कि बड़े एक्सटॉर्शंस होंगे। जैसे कुछ केसेज आते हैं कि वो फोन नंबर को स्पैम करके वो फोन करते हैं और पैसा वसूल लेते हैं। बड़े बड़े कॉलमैन हैं, वो एक एक बड़े बड़े बिजनेसमैन से, बड़े बड़े लोगों से 50 करोड़ से 100 करोड़ तक वो एक्सटॉर्ट कर लेते हैं। तो जो बड़े स्कैम हो रहे हैं वो ऑर्गेनाइज ढंग से हो रहे हैं, और जो छोटे वाले हो रहे हैं वो अनऑर्गेनाइज ढंग से हो रहे हैं। और पूरा मार्केट डिमांड और सप्लाई पे काम करता है। जब तक क्राइम होते रहेंगे, आसानी से होते रहेंगे, तो नए नए स्कैमस्टर बनते जाएंगे। क्योंकि जैसे मैडम बताई थे, तुम लड़कों के लिए सोचिए जिनको 10,000 की, कोरोना के टाइम में 10,000 की नौकरी छूट गई, 15,000 की नौकरी छूट गई। उसको एक दोस्त ने बताया कि आप ये वाला काम स्टार्ट करो, आप 1 महीने में 25-30 लाख कमा लोगे। तो वो आदमी के पास गेन इतना ज्यादा है। और दूसरी बात कानून की, उसको पता है जो पकड़ा जाएगा तो केवल 420 आईपीसी में पकड़ा जाएगा, जो कि नेगोशिएबल है, कंपाउंडेबल है। वो उसका पैसा देके वो छूट आएगा। तो यदि वो 100 ऑफेंस करता है साल भर में और उससे वो 1 करोड़ कमाता है, तो एक केस में पकड़ा भी जाता है तो 15 लाख पे करके वो वापस निकल आता है। तो कहीं ना कहीं डिमांड एंड सप्लाई का भी है। आईटी एक्ट को स्ट्रिंजेंट करने, साइबर, जैसे ने बताया, आईटी एक्ट की जगह साइबर एक्ट की भी जरूरत है। और यहाँ पे जो लोग टेररिज्म कर रहे हैं, पैसे को लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, उनके लिए अलग सजा होनी चाहिए। और जो छोटे साइबर क्रिमिनल हैं उनकी अलग धाराएं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक फुल फ्लेश साइबर एक्ट बनाने की जरूरत है। साइबर टेररिज्म के लिए अलग पनिशमेंट हो, साइबर वार के लिए अलग पनिशमेंट हो, ऑर्गेनाइज साइबर क्राइम के लिए अलग हो, अनऑर्गेनाइज के लिए अलग हो। जैसा मैडम ने कहा, यंग बच्चे इन्वॉल्व हैं, ये बात है, 20 से लेकर 35 तक। लेकिन केवल ये कहना कि गरीब लोग ही इन्वॉल्व हैं, गरीब लोग इन्वॉल्व हैं आपको झारखंड, बिहार, बंगाल मॉड्यूल में। आज के टाइम में इंजीनियर्स भी, आईटी स्टूडेंट्स भी साइबर क्रिमिनल बन गए हैं, वो भी साइबर क्राइम में घुस गए हैं। उनको भी महंगे मोबाइल खरीदने हैं, महंगे कपड़े खरीदने हैं, महंगे जूते खरीदने हैं, जल्दी पैसा चाहिए। जो यूथ है वो पेशेंस कब हो गया है, शॉर्टकट सबको चाहिए। और जैसा ग्लोबलाइजेशन के कारण जरूरतें बहुत बढ़ गई, सभी को लेटेस्ट आईफोन चाहिए, सभी को अच्छे ब्रांडेड जूते चाहिए, ब्रांडेड कपड़े चाहिए। तो पढ़े लिखे लोग भी साइबर क्राइम में आ रहे हैं। पढ़े लिखे लोग, जो मैडम बता रही थी, ऑर्गेनाइज क्राइम में है, जो बड़े मॉड्यूल को यूज करके ज्यादा पैसा एक्सटॉर्ट करते हैं। और आने वाले समय में नीचे वाले सेगमेंट भी बढ़ेगा, ऊपर वाला सेगमेंट भी बढ़ेगा। तो बहुत जरूरी है कि हम साइबर अवेयरनेस को वार फुटिंग पे चलाएं। नहीं तो जो डेटा प्रोटेक्शन की बात हो रही है, काफी साइबर क्रिमिनल्स हमारा डेटा ले लेते हैं। हम कुकी, इतने सारे वेबसाइट पे हम जाते हैं, हमारे कुकीज ऑन रहते हैं, हमारे पासवर्ड हैक हो जाते हैं। लिंक्डइन का हुआ, जोमेटो का हुआ, काफी सारी कंपनियों के पूरे डेटा लीक हो जाते हैं, उसमें हमारे पासवर्ड चले जाते हैं, उसमें हमारे फोटोज निकाल लेते हैं, वीडियो निकाल लेते हैं। तो निश्चित रूप से साइबर क्राइम बढ़ेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज के दिन में हम अपना घड़ी घर में छूट जाए, पेन छूट जाए, किताबें छूट जाए, मोबाइल नहीं छूटता। हर आदमी के पास
कम से कम एक तो छोड़िए, 2-2 3-3 मोबाइल लेके हम घूमते हैं। तो और टेक्नोलॉजी से हम पीछे नहीं हट सकते। हम कितना भी बोले कि नई जनरेशन जो है वो मोबाइल का इस्तेमाल करती है, मोबाइल में डूबी हुई है, लेकिन वो रियलिटी है। पुराने जनरेशन के लोग, बच्चे रोते हैं तो मोबाइल पकड़ा देते हैं, बच्चे खाना नहीं खाते हैं मोबाइल पकड़ा देते हैं, बच्चे हमें कुछ अपना काम करना है, अर्जेंट काम करना है, बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं। तो मोबाइल रियलिटी है। साइबर क्राइम का पर्सपेक्टिव हो सकता है टाइम के साथ चेंज हो, लेकिन तेजी से बढ़ेगा। अब जरूरी है कि हमारा रेस्पॉन्स कैसा रहता है, बहुत जरूरी है। इसके लिए साइबर क्राइम एक अलग से एक्ट बने। इसके लिए जैसा NIA एजेंसी है, बाकी एजेंसी, एक फेडरल एजेंसी हो जिनके पावर्स हो, डेली लेवल की मॉनिटरिंग हो और पनिशमेंट स्ट्रिंजेंट हो। जो आदमी पकड़ाता है, एक बार पनिशमेंट स्ट्रिंजेंट होगा, निश्चित रूप से डेटरेंट इफेक्ट तो होता ही है। यदि यूथ को लगेगा कि फिर पकड़े जाने के बाद हम 5 साल 10 साल जेल में रहते हैं, हमारी जवानी खराब हो जाती है, तो निश्चित रूप से डिटर होंगे। क्योंकि आप सोचें, साइकोलॉजिकली साइबर क्राइम उतना ही ज्यादा डेट्रीमेंट है जितना बाकी ह्यूमन ऑफेंसेज है। काफी लोग सेक्सटॉर्शन में सुसाइड कर लेते हैं, काफी लोग टास्क बेस्ड गेम में पैसे हार जाते हैं, घर वालों को बताते नहीं है, सुसाइड कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जाने जा रही है। तो ये पहले वाला नहीं है कि 1000, 2000, 10,000, 15,000 केवल पैसे का नुकसान है। अब ये जानों का ही नुकसान है। और कहीं ना कहीं वो आदमी के लिए, और आप पहले क्या होता था, साइबर क्राइम हुआ, आपका पैसा चला गया, अब वो पैसा लेते भी जाते हैं और धमकाते भी हैं। आपको पुलिस पर्सनल बन के फोन करेंगे, आपके सारे वीडियोस को वायरल कर देंगे। तो आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली के साथ मेंटल टॉर्चर भी बढ़ रहा है। तो जो मेंटल टॉर्चर का कंपोनेंट है, ये बहुत डिवास्टेटिंग है। तो बहुत जरूरी है कि एक इंटीग्रेटेड नेशनल रेस्पॉन्स की हम साइबर क्राइम के इंपॉर्टेंस को समझें। होता क्या है, 1000 में केवल 1000 में केवल 50 FIR होते हैं, 50 में केवल 1 पकड़ा जाता है। तो हमें लगता है 1000 में केवल 50 FIR हुआ, तो हमें लगता है 50 की क्वांटिटी है साइबर क्राइम की। साइबर क्राइम की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। आप थानों में जाके देखेंगे, हजारों एप्लीकेशन पड़े हुए हैं जिनमें कोई FIR नहीं हो रहा। तो जरूरी है कि जैसे यदि हम FIR नहीं भी करना चाहते हैं, तो साइबर कंप्लेंट टाइप का कोई टर्म आना चाहिए जिसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जिससे हमें पता चले कि साल भर में देश में कितने साइबर थेफ्ट हो रहे हैं। क्योंकि जब उसकी हम क्वांटम को क्वांटिफाई कर पाएंगे, तभी जो लेजिस्लेचर्स हैं वो उसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे और वो उसके पास रेस्पॉन्स होगा। कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी है, जब जनता आवाज उठाएगी तभी कोई नया एक्ट आएगा, तभी कोई रेस्पॉन्स और इंटीग्रेटेड आएगा। तो बहुत जरूरी है कि जिनके साथ क्राइम होता है, कम से कम वो 1930 में अपना वो एंट्री तो करें। यदि वो साइबर पोर्टल पे एंट्री करेंगे अपने साइबर क्राइम का, तो एक क्वांटिटी आएगी साल के एंड में कि टोटल साइबर थेफ्ट कितना हो रहा है। साइबर थेफ्ट तो पहले भी हो रहा था, अब साइबर रॉबरी शुरू हो गया है। साइबर रॉबरी के बाद साइबर डकैती शुरू हो गया है। मतलब आपको डरा धमका के लिया जा रहा है। तो अभिषेक जी, अभिषेक जी, मैं एक प्रश्न आपके पास चलता। कुछ हम जब साइबर के कुछ केसेस को स्टडी कर रहे थे, तो डाटा एक आता है कि अक्सर कुछ बैंक, कुछ इंश्योरेंस सेक्टर और कुछ विशेष जो वो डिजिटल पे के साधन है, उनके नाम बहुत आते हैं। फोरम में मैं नाम भी लेता हूं, जैसे कि अक्सर बजाज के पास से फोन बहुत आते हैं और इस पे साइबर वाले भी फोन करते हैं, लॉटरी का है। एक्सिस बैंक के पास से फोन आते हैं। और डिजिटल पे की अगर हम बात करें तो फोन पे का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। बिल्कुल, आपके तीनों डेटा सही हैं। हमने भी थेफ्ट में देखा है तो यही 3 के नाम ज्यादा आते हैं। लेकिन ये कहना कि वो कंप्लिसिट है, ये बोलना गलत है। ये बात सही है कि कहीं ना कहीं उनको अपने रेगुलेटरी सिस्टम्स को और स्ट्रिंजेंट करना चाहिए। ये ऐसा होता है कि ट्रेनिंग में एक नाम कॉमन आ गया तो स्टूडेंट भी उसी का नाम लेते हैं। जैसे हमारे कॉलेज में किसी एक चीज का एग्जाम्पल दिया जाए तो एक परंपरा बन जाती है, सब उसी का एग्जाम्पल देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो साइबर ठग है, ये भी एक दूसरे से ट्रेनिंग लेके आगे बढ़ते हैं। तो किसी एक का कंपनी को कहना गलत है मेरे हिसाब से। ये पेटीएम के साथ भी हो सकता है, फोन पे के साथ भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि जिनके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क थोड़े कमजोर हैं, वहां पे ठगी करना आसान है। तो निश्चित रूप से जिनके आपने नाम लिए उनको ज्यादा सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि साइबर ठगी होने से उनकी भी ब्रांड वैल्यू डाइल्यूट होती है। आज के टाइम में ब्रांड वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, और यदि लोगों को डिस्ट्रस्ट होता है आपके ब्रांड से, तो कहीं ना कहीं उस ब्रांड को भी चाहिए कि वो सामने आए। एक साइबर मॉनिटरिंग होनी चाहिए नेट के ऊपर
कि किसी कंपनी से मिलता जुलता दूसरा डोमेन नेम लिया गया है तो उसकी जांच की जाए, क्योंकि आप देखेंगे ये फ्रॉड होता है, इसमें डोमेन नेम बहुत कॉमन रखते हैं। अभी ICCI.com है तो ICCI1 कर दिए, ICCI2 कर दिए, या ICCI.com के आगे एक डॉट और लगा दिए, कुछ इस तरह का होता है। तो ये भी बहुत जरूरी है कि एक इंस्टीट्यूशन रहे जो 24/7 मॉनिटरिंग करते रहे कि जैसे ही कोई फ्रॉड हो उसका मॉड्यूल क्या है, उसको कैसे रोका जा सकता है। बिल्कुल पूरी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। हम माने नहीं माने, पुलिस अभी इक्विप्ड नहीं है। हर जगह हम साइबर एक्सपर्ट की बात करते हैं। अब साइबर एक्सपर्ट हर जिले में नहीं हो सकता, हर थाने में नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक लाइटनिंग की जरूरत है, जो हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, जो फोरेंसिक इंस्टीट्यूशन है, जो साइबर इंस्टीट्यूशन है, पुलिस। हम बात करते हैं एकेडेमिया को हमें इंस्टीट्यूशन से जोड़ना है, एकेडेमिया को हमें गवर्नमेंट से जोड़ना है। बहुत जरूरी है कि यदि हमें साइबर फ्रॉड के खिलाफ लड़ना है तो हमें सारे ऑर्गेनाइजेशन को साथ लाना पड़ेगा, एक इंटीग्रेटेड रेस्पॉन्स प्लान बनाना पड़ेगा। पुलिस में भी अब इंटीग्रेशन की आवश्यकता की पड़ रही है। मैं आऊंगा दूसरे पार्टिसिपेंट के पास में, लेकिन अभी प्रश्न मेरे पास पल्लो जी के लिए है क्योंकि पुलिस के लिए बहुत सारे प्रश्न आते चले जाते हैं, और जब आप जैसा एसपी हमारे पास बैठा हो तो और भी प्रश्न रहेंगे। सेक्सटॉर्शन, पिछले बार भी हमने बात किया था और उसी हेडिंग को सर मैंने आगे भी कंटिन्यू की है, जो आपको भी मेरा पंपलेट जब पहुंचा होगा, टेम्पलेट में एक ही बात लिखी थी, कभी ब्यूटी से कभी ओटीपी से, बस एक क्लिक और लुट गए। तो साहब ओटीपी की तो बात हुई है, अब ब्यूटी से लुटने लगे हैं सर। पहले बड़े बड़े लोग का नाम आता था कि वो ब्यूटी से लुटे हैं, अब तो सर ब्यूटी भी नहीं मिलती है पर लुट जाते हैं। देखिए, जो सेक्सटॉर्शनिस्ट होते हैं आज के सबसे इम्पोर्टेंट डेटा है, वो आप यदि पोर्न साइट्स पे जाके सर्चिंग कर रहे हैं तो पोर्न साइट आपकी डेटा जो है किसी एक्स पार्टी को दे देती है, तो उनको मालूम होता है कि ये आदमी गलीबल होगा। वो डेटा जनरेट करते हैं कि जो यूथ है 20 साल से 40 करते हैं, तो कहीं ना कहीं डेटा जनरेट करते हैं। पहले वो चैट करते हैं और चैट करने के बाद वो वीडियो कॉल करते हैं, असली हरकतें करते हैं, उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। और इंडिया में अभी भी मॉरल वैल्यूज के कारण हो या हमारी सोसाइटी की थिंकिंग हो, हम सेक्स को लेके बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हैं। सबसे ज्यादा पोर्न वॉल्यूम दुनिया भर में इंडिया में जनरेट होता है। इंडिया में बहुत सारे स्टडीज हुए हैं कि नंबर 1 डेटा यदि यूज होता है पूरे देश भर में तो वो इंडिया में पोर्न का होता है। और दूसरी बात आप देखिए, डेटा बहुत सस्ता हो गया है इंडिया में। डेटा दुनिया में सबसे सस्ता डेटा इंडिया में। तो लोग जो है वीडियो कॉल करना चाहते हैं, लोग असली हरकतें करते हैं, और फिर जब वो रिकॉर्ड हो जाता है तो वो घर में बताने में शर्माते हैं। और उसके कारण वो शुरू में, ऐसा कोई सेक्सटॉर्शन का केस नहीं है जिसमें शुरू में उसने 10,000, 20,000, 50,000, 2 लाख जितनी उसकी क्षमता है जब वो दे देता है, उसके बाद ही वो जब उसके पार बात चली जाती है तब वो कंप्लेन करता है या तब वो दोस्तों को बताता है। क्योंकि हम खुद अपने बारे में सोचे, यदि हमारा वीडियो हमारे दोस्तों के पास चला जाए, हमारे परिवार के पास चला जाए, पत्नी के पास चले जाए, मदर के पास चले जाए, तो हमें कैसा लगेगा। हम भाषण दे सकते हैं, लेकिन अभी भी यदि मेरे साथ भी ऐसा होगा तो मेरी पूरी रेपुटेशन जो है वो खाक हो जाएगी। तो इसी का वो फायदा उठाते हैं सेक्सटॉर्शनिस्ट, और बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ जगह है ऐसे जो आप देखिएगा, जो मेवात, जो हरियाणा, राजस्थान और यूपी का ट्राई जंक्शन है, वहां पे काफी लोग हैं जो सुबह से शाम तक इसमें लगे रहते हैं, वीडियो कॉल करते हैं। और यदि 100 लोग को वीडियो कॉल करते हैं तो 1-2 आदमी उसमें गरीबल फंस ही जाता है। बहुत जरूरी है कि हम कितना भी लोगों को समझाएं कि भाई आपको यार जैसे ही आप फंसे तुरंत आप पुलिस को बताएं, कोई बताएगा नहीं। हर आदमी पहले अपनी रेपुटेशन बचाना चाहता है। कोई बिजनेसमैन है, यदि उसका वीडियो वायरल होता है तो उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो उसके बिजनेस को तबाह कर देंगे। यदि हम सरकारी अधिकारी हैं, हमारा वीडियो वायरल होता है तो हमारी पोस्टिंग, हमारी रेपुटेशन सब खत्म हो जाएगी। यदि कोई स्टूडेंट है तो उसके स्कूल में, कॉलेज में पूरी नौकरी हो जाएगी। तो प्रिवेंशन ही है। प्रिवेंशन यदि का वीडियो बन गया तो आप मान के चले कुछ पैसा उसका जाएगा ही जाएगा। बस जरूरी ये है कि उसके मॉड्यूल लोगों को पता रहे कि पहले वो कॉन्टैक्ट के नाम पे वीडियो देने के लिए धमकाते हैं, उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर बन के FIR की बात करते हैं। आजकल तो फर्जी FIR करके वो व्हाट्सएप भी कर देते हैं जी।
वो उसमें आपका पूरा सिग्नेचर रहेगा, सब कुछ रहेगा, देख के ओरिजिनल एफआईआर लगेगा। तो बहुत जरूरी है कि लोगों को पता हो कि पुलिस कभी भी वीडियो पे धमकी देके पैसा नहीं लेती। किसी भी सेक्स टॉर्शन के केस पे अभी तक एक भी मामला पूरे देश भर में नहीं आया है जहां की सेक्स टॉर्शन में पुलिस द्वारा पैसा मांगा गया है। आपको एक जान के, मेरा वीडियो बना, मेरा चेहरा को एआई के थ्रू इंटीग्रेट करके वॉइस को मेरे चेहरे से बहुत लोगों को फोन किया जाता है कि अच्छा एसपी दुर्ग बोल रहा हूँ, आपका ये वीडियो, आपका एफआईआर हो गया है, आप इतना पैसा दो। या काफी बार मेरा वीडियो बना के भेजा जाता है कि आपका केस जो है हम सॉल्व कर देंगे, क्योंकि पुलिस को इतना खर्चा लगेगा, आप 50,000 दीजिए, आप 1 लाख दीजिए, फिर एग्रीमेंट करते चले जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि सेक्स टॉर्चर का जब हम शिकार बन जाए तो हमें हिम्मत जुटाएं, तो हिम्मत हमें जुटाना ही पड़ेगा। पल्लव जी, अभी जो आपने एक बात कही वो मेरे भी आ रही है कि इस तरह के आते भी, जब एआई चालू हो गया, लोग चेहरा लगा देते हैं या आपका एक एआई का फोटो लगा देते हैं, आप जैसी आवाज आ जाती है और लोग पैसे मांगते हैं। ऐसे चीजों से आदमी बचे कैसे? चलिए ठीक है, मैं पल्लव जी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक किसी को मान लीजिए वीडियो कॉल आ गया और वो कोई भी हो सकता है। प्रॉब्लम क्या हो गई है कि अब आप एआई से आपका चेहरा बना के अश्लील वीडियो बना देंगे, एग्जैक्टली, और फिर आपको भेजेंगे और फिर आपसे एक्सटॉर्शन की कोशिश करेंगे। लेकिन बात ये होती है कि यदि आप उसमें ओरिजिनल आप नहीं है तो आप एक कन्विक्शन के साथ अपने घर वालों को और बाकी लोगों को बता सकते हैं। ज्यादातर केसेज में आदमी कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी इतने लोग खुद ही ट्रैप हो जा रहे हैं कि उनको दूसरे तरीके की आवश्यकता नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से आने वाले समय में दूसरा तरीका भी यूज होगा, जब आपका चेहरा वॉइस मिला के कनकॉर्ड करके वीडियो बनाए जाएंगे, आपको भेज के एक्सटॉर्शन किया जा सकता है। लेकिन आज के दिन में कहीं ना कहीं हम ट्रैप हो रहे हैं, और जब से दुनिया आई है तब से लोग पैसे के पीछे, महिलाओं के पीछे, ये एक नेचुरल, जो ग्रीड का कहते हैं कि नेचुरल फेनोमिना है, इंस्टिंक्ट है। तो हम कितना भी कह दें, रियलिटी है, फोन इंडस्ट्री चल रही है, रियलिटी है कि लोग चैट कर रहे हैं। तो हमें बहुत जरूरी है कि हम अनजान नंबरों पे ना जाएं, हम अनजान लोगों से वीडियो कॉल ना करें, और यदि हमें लगता है हम फंसे हैं तो हम सीधा पुलिस के पास जाएं, या उसको हम सीधा धमकी दें कि हमने पुलिस में, जैसे वो आपको झूठ बोल रहे हैं, आप भी झूठ बोले कि हमने पुलिस को बता दिया है, पुलिस ने आपका नाम, नंबर, लोकेशन दिया है, आपका लोकेशन यहाँ आ रहा है, पुलिस आपको पकड़ने जा रही है। वो फ्रॉडस्टर आपको फिर अभद्र भाषा का प्रयोग शुरू कर देगा और आपके नंबर को ब्लॉक कर देगा। तो यदि हम हिम्मत करके उन्हीं की भाषा में जवाब दें उनको, तो हम इस तरह के एक्सटॉर्शन से बच सकते हैं। और कहीं ना कहीं समाज में हमें इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यदि हम फंस गए हैं तो हम घर वालों के सामने, दोस्तों के सामने शर्माए नहीं, हमने कहा गलती हमसे हो गई है। यदि हम गलती अपना लेंगे तो हम बच पाएंगे। नहीं तो हमने देखा है कि अभी दुर्ग में केस हुआ था, एक 84 ईयर का ओल्ड व्यक्ति था, उसके साथ 8 लाख रुपए की ठगी हो गई। बिल्कुल, समाज में लगता है 84 साल का बुजुर्ग ऐसे काम कैसे कर सकता है। बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सब गलीबल है, कोई फंस सकता है। एक केस हुआ जहाँ 13 साल का बच्चा का हनी ट्रैप हो गया इस तरह से टॉर्चर। बच्चे ने आत्महत्या की ओर जा रहा था, घर वालों को मालूम चला, लेके आए, काउंसलिंग कराई गई, मामला सुलझा। तो छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग सब इसके लिए इम्पैक्टेबल है। इसमें सॉल्यूशन एक ही है, हिम्मत करके घर वालों को बता दें और किसी भी धमकी के आगे झुके नहीं। बिल्कुल डॉक्टर पल्लव सर, आपने जो बात करी तो ठीक ही थी। 80 साल को 13 साल के बच्चे का भी जिक्र किया। एक घटना और थी 2 साल पूर्व की, शायद रायगढ़ की थी, जिसमें बच्चे ने सुसाइड कर ही लिया था। सेक्सटॉर्शन का ही केस था, काफी ज्यादा हंगामा भी हुआ था। डॉक्टर रंजीत साहब जी, हम अब ओटीपी से ब्यूटी की ओर आ गए हैं। क्योंकि ओटीपी अब पुराना हो चुका है, क्योंकि जमाना अब एआई का है मैम, तो वाकई अब ब्यूटी का है। और जैसा कि पल्लव जी ने कही दिया है, और इतिहास गवाह है कि जर जोरू और जमीन पे ही लोग लड़ते आए हैं और लूटते आए हैं। पल्लव सर की बातों को आगे मैं आपसे कंटिन्यू करवाऊंगा। फोरेंसिक एक्सपर्ट के रूप में आप काम करते हैं, आप फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी हैं, और अब अंगूठों पे मोबाइल चलता है, अंगूठों पे दुनिया देख रहे हैं लोग। सर, इस पूरी साइबर की दुनिया में इतना फास्ट चलने के बावजूद भी हम अपने आप को सुरक्षित कैसे रख पाए? ब्यूटी के पीछे आपने बिल्कुल सही कहा, जर जोरू के पीछे बहुत सारी चीजें पास्ट में भी हुई हैं,
हमारे इतिहासों में भी और फ्यूचर में भी होंगी। उसको हम रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऐसी अवेयरनेस कर सकते हैं। आप अगर जाएं देखें, किसी भी बड़े एक्टर ने कोई चीज पोस्ट की है, किसी भी इन्फ्लुएंसर ने पोस्ट की है, तो हर उसमें चौथा या पांचवा कमेंट मिलेगा, कनेक्ट मी, आई विल सेटिस्फाई यू, 399 रुपए, 299 रुपए, वीडियो कॉल, और वो स्क्रीनशॉट लगाते हैं पेमेंट की, सेटिस्फाइड लोगों का फीडबैक लगाते हैं। अकाउंट्स को इमीडिएटली रिपोर्ट करने की जरूरत है, और ऐसे अकाउंट्स एक दो नहीं है, हजारों लाखों में अकाउंट्स हैं। हाँ, ये बात कंटिन्यू करूंगा सर। आजकल अभी अपना जो डिजिटल का समय आ गया है, और न्यूज के जो पोर्टल्स हैं उस पे भी पोर्टल काफी चलने लगता है। मैं न्यूज पोर्टल की बात करता हूँ, मैं और यूट्यूब की बात कर रहा हूँ। उसमें हम यूट्यूब देखते रहते हैं, बड़ा अच्छा मूवी चलता रहता है या कोई बात ही अचानक से आ जाता है, अचानक से कमेंट आ जाता हाँ, है, रात नहीं कट रही है तो हमें कॉल करें। हाँ, सो वहीं पे हम फंस जाते हैं। सो अपनी ड्यूटी भूल के हम ड्यूटी के पीछे चले जाते हैं, और वहीं पे हमारे साथ कुछ ना कुछ क्राइम होने के चांसेस हो जाते हैं। सो सबसे पहली चीज कि ऐसी कोई भी चीज, एज वेरी राइटली सेड अभिषेक सर ने बताया कि हमारे यहाँ सेक्स एजुकेशन पे बात नहीं करते हैं हम लोग सबसे हाईएस्ट कंज्यूमर हैं हम लोग पॉर्न इंडस्ट्री के, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ विजिबिलिटी है। हम बैन कर दें तो उसके लिए हंगामा हो जाता है। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसपे कि हमें खुद को, अपने यूथ को, हमारे साथ का, हमसे बड़ा और हमसे छोटा, हम क्योंकि एक दूसरे से बात ही नहीं करते, हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, और ये आपने एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे कि लोग बात करने के लिए तो एटलीस्ट आएंगे, सुनेंगे तो शायद ये तो सोचेंगे कि हाँ उनके साथ भी ऐसा हुआ। और ऐसे जैसे मैंने बताया आपको कि इतनी यूनिवर्सिटी के फॉरेंसिक के स्टूडेंट हैं, वो खुद भी 6-7 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इस ब्यूटी के चक्कर में फंस चुके हैं। वो किसी एक्टर एक्ट्रेस की लाइव चैट को देख रहे हैं, वहां पे आ जाता है कि मैं सो एंड सो बोल रही हूँ। अभी आप आज ही देखिए, यूपी पुलिस ने जो ड्रीम गर्ल वाला वीडियो डाला है गाना का, सो ब्यूटी ही है जो हम लोग पहले क्या होता था, ये सारी चीजें पहले भी एग्जिस्ट करती थी, ऐसा नहीं कि कुछ नई चीज आ गई है। पहले आता था फोन नंबर अखबारों में प्रिंट किया हुआ, सो उस पर कॉल करते थे, फिर वो मिलने के लिए बुलाते थे, एस्कॉर्टिंग सर्विसेज होती थी। चूंकि पहले मीडियम प्रिंटेड मीडिया था, आज की डेट में वो मीडियम डिजिटल मीडिया हो गया है। बचने के लिए जो सबसे अच्छा उपाय है कि ऐसी किसी भी चीज में यूथ पर्टिकुलरली ना पड़े, बातें करे एक दूसरे से। ऐसा कोई भी चीज है, अगर किसी के साथ ऐसा कोई क्राइम हो गया है तो छुपे नहीं, सामने आए, बताए अपनी बात, क्योंकि अगर अपनी वो बात बताएगा नहीं तो किसी को भी नहीं लगेगा, और हर आदमी छुपाता ही चला जाएगा। सो मैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि 1000 में से शायद एक आदमी कंप्लेन करने आता होगा कि उसके साथ सेक्स टॉर्चर हुआ है, और शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके पास ऐसी कॉल, वीडियो कॉल नहीं आती है, और रोज ही आती है। मतलब हम लोग तो कई बार हनी ट्रैप वालों को हनी ट्रैप करते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड द मोडस ऑपरेंडी। कई बार वीडियो कैमरा अपना ऑफ करके हम लोग उनके वीडियो स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं ताकि उसको हम अलग जगह अवेयरनेस में दिखा सके। वीडियो कॉल आते हैं, उनसे चैट करते हैं, अच्छा आप महेश बोल रहे हो, आप वहां के टैक्सी ड्राइवर हो, मैं आपसे मुंबई मिली थी, जॉन ने मेरा नंबर दिया था, आपने बहुत अच्छा सर्विस दिया था, कैन वी हैव तो ऐसे कॉन्फिडेंट आता जाता है, अरे वाह मेरे से कोई जो है फॉरेन की लेडी बात कर रही है, नंबर भी +44 होता है, फोटो भी +44 की होती है। सो मतलब उसमें हम उस ब्यूटी में फंसते जाते हैं, और उस दलदल में जाते 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 घुसते जाते हैं, और एक दिन वीडियो कॉल आता है, हम बहुत खुश होते हैं, दूसरे दिन वो न्यूड कॉल में कन्वर्ट हो जाता है, तीसरे दिन रिकॉर्ड होकर के आपको धमकियां आती हैं कि आप इसमें इतने पैसे डालिए नहीं तो आपको भेजा जाएगा। अननोन वीडियो कॉल कभी भी नहीं पिक करना चाहिए, किसी का भी हो। व्हाट्सएप कॉल अननोन आज की डेट में बहुत ज्यादा आती हैं, जो कि क्लिक वाले अगर हम बात करते हैं, या वैसे भी व्हाट्सएप कॉल बहुत आती है। जनरली व्हाट्सएप कॉल को भी मैं अपने फोन पे बहुत रेयरली पिक करता हूँ। जब कोई ऐसा कॉल आता है तो पहले देखते हैं कि हाँ किसी जानने वाले का। कई लोगों को नेटवर्क का हर जगह इशू है ड्यू टू द हाई वॉल्यूम, तो जो हमारे कनेक्शन हाई वॉल्यूम में हो गए हैं, सो वो लोग वाईफाई कॉल करते हैं। सो अगर वो नंबर सेव नहीं है, सो पहले आप श्योर रहें कि ऐसे ही कोई नंबर आपने सेव किया है, क्योंकि हम जल्दी पैनिक हो जाते हैं जब कोई भी फोन आएगा ना। मैं एसपी यहाँ से बोल रहा हूँ, सो अभिषेक सर एग्री करेंगे कि अगर फोन आएगा, आपकी डीपी भी लगी होगी, तो मुझे एक बार को तो डर लगेगा। और वो डर कब लगेगा?
जब कहीं ना कहीं मैं ऐसी किसी चीज में इन्वॉल्व रहूंगा। और इन्वॉल्व होना ह्यूमन नेचर में है सर। ऐसा नहीं है 100 में से अगर 50 लोगों पे 100 लोगों को हिट किया जाए तो 50 लोग ऐसे ट्रैप में आएंगे, कन्वर्सेशन शुरू करेंगे। और ये कौन से लोगों को टारगेट करते हैं, उनका पहले मार्केट को स्कैन करते हैं, वो देखते हैं कि हमारी विजिबिलिटी कहाँ है, हम किन साइट्स पे जा रहे हैं, हमारे कैसेज को वो ट्रैप करते हैं। ऐसा नहीं अगर हमारा मोबाइल कॉम्प्रोमाइज हो गया है तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ SMS फॉरवर्डर करके हमारे OTP ही लेना चाहते हैं, वो हमारे ब्राउजर की हिस्ट्री को भी ले रहे हैं। और उस ब्राउजर की हिस्ट्री पे एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेटा है जहां पर कि उन चीजों को वो फॉरवर्ड कर रहे हैं। और फॉरवर्डिंग होते 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 एक जंक बन जा रहा है, एक समुंदर बन जा रहा है जिसमें हम सभी लोग फंसते जा रहे हैं। और इसमें बचने का सब बेस्ट तरीका यही है कि हम अपनी बात को लोगों तक पहुंचाए। हो गया क्राइम, किससे नहीं होता है, हम क्राइम को बोलते हैं तो ट्रैफिक लाइट को भी जंप करना तो एक क्राइम है ना, और हम लोग बड़े हैप्पीली करते हैं, राइट? बिल्कुल डॉक्टर एक बहुत क्राइम भी हमने कर दिया तो हमने क्यों नहीं इसको बताएं ताकि लोग उससे अवेयर हो गया हमारे साथ। इसमें अपनी वीडियो में अपनी फोटो ब्लर कर सकते हो, आज की डेट में इतनी एप्लीकेशन है कि ये क्राइम हो गया, अपनी बात तो रखो, अपनी आइडेंटिटी छुपा सकते हो, आप एनोनिमस कंप्लेन कर सकते हो। साइबर क्राइम पोर्टल पे एनोनिमस कंप्लेन भी इजीली की जा सकती है, जहां पर कि पर्टिकुलरली वुमेन और चिल्ड्रन के लिए एनोनिमस कंप्लेन की फैसिलिटी है। तो अगर हम आगे नहीं आएंगे और हम इसी डर में बैठे रहेंगे तो ये क्रिमिनल को ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। और बढ़ावे को कम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है कि हम ज्यादा लोगों से बात करें। हम घर में भी बैठे रहते हैं, 4 लोग बैठे हैं, 4 अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, हम एक दूसरे से बात ही नहीं करते। जब बात करेंगे नहीं तो बात बनेगी नहीं, बात करेंगे तो बात बनेगी, नहीं तो बात बिगड़ेगी सर। बिल्कुल डॉक्टर रंजीत, सही बात है। पुराना एक गाना था कि चुप चुप बैठे हो जरूर कोई बात है। तो यदि आप चुप चुप बैठे रहेंगे तो निश्चित रूप से ये शंका तो उभरेगी, और इसी का फायदा शायद इस तरह के क्रिमिनल लगाते हैं। कोई खुल करके आपको आगे आना होगा। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि किसी को भी अननोन अगर वीडियो कॉल आ रहा है तो वीडियो कॉल की आवश्यकता नहीं पड़ती। वीडियो कॉल है अपने करीबी को, जिसे आप बहुत लंबे समय से नहीं देख पाए हैं, उनको देखने के लिए है। हर किसी के लिए वीडियो कॉल जरूरी नहीं है। और पल्लव सर भी एग्री करेंगे, मैं भी जब इन दूर दराज के एरिया में जाता हूँ, अब विशेषकर गांवों में और वनांचल क्षेत्रों में लोग तो केवल वीडियो कॉल पे बात करते हैं। खैर मेरे ख्याल से डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी भी जुड़े हुए हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है सर, है ना? तो सर चाहूंगा कि प्रकट हो जाए सर अरविंद चतुर्वेदी साहब। डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी हैं। डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी सर, क्योंकि ये बातें आपसे ही शुरू हुई थी और आपने बहुत अच्छे विषय रखे थे, वही हमने आगे कंटिन्यू किया हुआ है। आगे सर बहुत बहुत अभिनंदन, नमस्कार सर। बोलिए सर, आपको प्रकट होने का, माइक को अनम्यूट करिए सर। आज हमारे छत्तीसगढ़ के IPS जुड़े हुए हैं। अब चाहूंगा कि 2 पुलिस वाले भी हैं तो बढ़िया बैठ के चर्चा हो जाए और एक दूसरे की व्यू भी शेयर हो जाए, क्योंकि आखिर हमारे पल्लव सर भी बोल रहे थे कि अब इंटीग्रेटेड की आवश्यकता है पुलिस डिपार्टमेंट में, पुलिस रिफॉर्म की, और साइबर कानून के साथ साथ में पुलिस को इंटरेक्टेड मिलकर भी काम करने की जरूरत है। आप साइबर एक्सपर्ट पे और साइबर के रूप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पल्लव सर का एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है साइबर अवेयरनेस के लिए। तो एक सीनियर ऑफिसर है सर, आपसे शुरुआत करूं। अरविंद सर, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं श्री पल्लव को सुन रहा था, और उसके बाद जो हमारे स्पीकर थे जो फोरेंसिक्स पे बात कर रहे थे, ये बड़ी रिलेवेंट बातें हैं। और देखिए, बेसिक बात यही है कि हम अगर अवेयर रहेंगे और अलर्ट रहेंगे तो हमारी बचत होगी। मैं जानबूझ के 2 शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि अवेयर का मतलब होता है कि हम उस थ्रेट को जानें, और उस थ्रेट को जानने के बाद अपने जो हमारा दैनिक जीवन है उसमें अलर्ट रहें। मैं अक्सर अपनी टॉक्स में इस बात की चर्चा करता हूं कि जैसे हम इस बात के लिए अवेयर हैं कि हमको अपने घर की सुरक्षा करनी है, तो हम अलर्टनेस दिखाते हैं कि हम उसमें ताला बंद करते हैं, हम लाइट जलाते हैं, हम लाइट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। ठीक इसी तरह से डिजिटल वर्ल्ड में हमको बहुत से ऐसे उपाय करने की आवश्यकता है जिससे हम जाने की थ्रेट क्या है और उसके बाद उसको सुरक्षित करें। आज मेरे पास ऑफिस में एक महिला आई जो यहाँ पर एक NGO चलाती हैं, बड़े उत्साह के साथ यूनिसेफ में काम कर चुकी हैं, बड़ा लंबा अनुभव उनका है। उन्होंने हमसे कहा कि हमारा संगठन, हमारा NGO चाहता है कि हम लोगों को अवेयर करें। तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि आपका टारगेट ग्रुप क्या है,
आज मैं भी चर्चा सुन रहा था कि लोगों ने कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा बात करें, लोग अपने मोबाइल में उलझे रहते हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा बात करें और अपनी बात को लोगों तक पहुंचाएं। तो हम लोगों ने ऐसी लिस्ट आउट किया और बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल कर आई। मैंने उनसे कहा कि पुलिस ऑफिसर की तरह मैं जगह जगह लेक्चर्स देने जाता हूं और हमारा टारगेट ग्रुप होता है, एक बड़ा कॉमन टारगेट ग्रुप हमारा स्टूडेंट्स होते हैं। हम मानते हैं कि 6 के ऊपर के स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के हों, इंस्टीट्यूट के हों, उस पूरे को हम एक ग्रुप मानते हैं, क्योंकि वो आज मोबाइल पर, कंप्यूटर पर एक्टिव है। एक दूसरा बड़ा ग्रुप हम लोगों ने निकाला जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट्स में है। मैं बहुत बार एनटीपीसी में जाता हूँ, एनएचपीसी में जाता हूँ, ओएनजीसी में जाता हूँ। इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग काम कर रहे हैं, उनके माध्यम से भी हम उनके घरों तक पहुंचते हैं। एक बहुत बड़ा सेक्टर हम लोगों को पुलिस ऑफिसर और जो एनजीओज हैं आपके प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं, उनको आरडब्ल्यूए से जुड़ना चाहिए। मैं यहाँ लखनऊ के बहुत से बड़े एस्टैब्लिश जो आरडब्ल्यूएज हैं, बिल्डिंग्स हैं, जहाँ सैकड़ों लोग एक साथ रहते हैं, उनके बीच जाकर हमको अपनी बात रखनी चाहिए। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म पेंशनर्स का है, जहाँ हम पेंशनर बोर्ड है, पेंशनर्स के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ जुड़कर ये बातें कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है, हमारे सहयोगी पुलिस अधिकारी हैं, मेरी बात से सहमत होंगे कि हम लोग एज पुलिस ऑफिसर जब जाते हैं तो हमारे 2 डोमेन और खुल जाते हैं। एक डोमेन हमारा खुलता है बैंकिंग का। हम बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स पर जाते हैं, मतलब जो बैंक्स हैं उनके ऑर्गेनाइजेशंस में, उनके प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर जाते हैं और उनको बताते हैं कि पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो आपसे क्या चाहती है, आप हमको क्या डेटा दें, कितनी जल्दी दें, जिससे कि जो हमारा पीड़ित है उसके पैसे की बचत हो सके। और हमारे साथ मिसेस सान्याल जुड़ी हुई हैं, उनसे बेहतर कौन इस बात को समझ सकता है कि पुलिस और बैंक कैसे कोऑर्डिनेशन के साथ काम करे, जिससे कि उन जैसे भुक्तभोगियों का पैसा जो चला जाता है वो जल्दी से जल्दी वापस मिल सके। जो दूसरा प्लेटफॉर्म हम पुलिस वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, वो पुलिस वालों को ट्रेनिंग देना। उनको ये मालूम होना चाहिए हमारा जो पुलिस वाला है वो आईपीसी के, चाहे मारपीट का मुकदमा हो, चाहे 307 का हो, 302 का हो, 376 का हो, उसका फ्रेम, उसका एसओपी उसके दिमाग में बना हुआ है। लेकिन इस प्रकार का क्राइम जब थाने पर जाता है या बहुत बार साइबर सेल्स में भी जाता है तो उसे मालूम ही नहीं होता कि हमको इसकी शुरुआत कहाँ से करनी है। इसलिए जो पुलिस ऑफिसर जैसे आपके छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं पुलिस अधिकारी, तो उनको भी ये प्लान करना चाहिए कि हम लोग अपने यहाँ किस प्रकार से ट्रेनिंग दें और किस प्रकार से लोगों को अवेयर करें। इंटर स्टेट कोऑपरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है और इस बात को मैं नेशनल लेवल पर आईबी के माध्यम से भी इस बात को उठा रहा हूं। मैं कमेटी में मेंबर हूं जहां मैंने प्रेजेंटेशन दिया कि बेसिकली ये फेडरल क्राइम है। क्राइम करने वाला लखनऊ में बैठा है, जो पीड़ित है वो रायपुर में है, उसका पैसा बेंगलोर में निकल गया, डिलीवरी अगर सामान की है तो वो अहमदाबाद में हो गई। तो इतने सारे एंटिटीज इसमें इन्वॉल्व हैं। जब तक कि हम एक वर्कफोर्स नहीं बनाएंगे, सह विवेचक नहीं बनाएंगे, जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन अलग अलग जगहों से दे, कोलेट करे। हमारे पास सीसीटीएनएस का सिस्टम है, हम उस प्लेटफॉर्म पर काम कर सकते हैं और समेकित रूप से हम इस पर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी। मैं ये बात कहना चाहता था। बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है आपने और पूरा एक प्रकार से इस कार्यक्रम का सार चतुर्वेदी साहब आपने दे दिया है इसको लेके। तो बस क्योंकि समय भी अब आगे बढ़ चुका है हमारे समय से, पंडित जी तो चतुर्वेदी जी आए हैं। पंडित सॉरी बिल्कुल मैं आप ही के पास आ रहा था मैडम, आप ही के पास आ रहा था जी। क्योंकि चतुर्वेदी जी को देख के मेरे थोड़े क्वेश्चन पूछने की इच्छा हो गई। एज यूजुअल आप जानते हैं मैं पूछती हूँ जी। चतुर्वेदी जी, एक्चुअली मेरी एक वीकनेस है, मेरे दिमाग में कुछ घुस जाता है तो वो निकलना चाहता है जल्दी। आप मुझे थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए। पहली बात ये है, टू व्हाट एक्सटेंट पुलिस आर ट्रेन्ड इन साइबर क्राइम, लोअर एज कितने आपके पुलिस स्टेशंस में पुलिस पीपल आर ट्रेन्ड टू हैंडल द साइबर क्राइम? नंबर 1, इंस्पेक्टर लेवल, सब इंस्पेक्टर लेवल। दूसरी बात है 1930 सब जगह लगाए गए एमएचए से, पर 1930 की एफिकेसी क्या है? वहां पे जो लोग कॉल्स लेते हैं, रजिस्टर लेते हैं चतुर्वेदी जी, दे आर गर्ल्स, आर दे कमिंग फ्रॉम
outsourcing places? Are they call center people or they are trained in the police agency? 1930 का थोड़ा सा हमें उसका हाईलाइट कर दीजिए। चलिए मैं दोनों बातें आपका मैं चतुर्वेदी सर यहाँ पे एक और चीज करूंगा। दोनों पुलिस अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद है, लखनऊ से आप हैं और हमारे छत्तीसगढ़ से पल्लव जी बैठे हुए हैं। 1930 की जो बात चल रही है सर, इसके बारे में भी अभी आम पब्लिक अवेयर नहीं है। जैसे बाकी चीजों को हम कंप्लेंट पे डायल कर लेते हैं, पल्लव जी भी इस बार से मेरे साथ सहमत करेंगे, छत्तीसगढ़ के एटलीस्ट मैं जान रहा हूँ कि 1930 के बारे में ज्यादा नहीं सर, इसके ऊपर भी कुछ कैंपेन चलाने की शायद आवश्यकता है कि लोग 1930 को समझ सके। चतुर्वेदी सर, जो दूसरा प्रश्न है आपका 1930 के बारे में, तो मैं बताना चाहता हूं कि आजकल जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में मैं या मेरे जैसे पुलिस अधिकारी जा रहे हैं, वो सीधे सीधे ये बताते हैं कि देखिए हमारा पीड़ित जो है वो 3 प्रकार का होता है। मैंने अपने पिछले वक्तव्य में भी कहा था, 3 प्रकार का पीड़ित हमारा होता है। पहला पीड़ित वो है जिसके पैसे का नुकसान हुआ, दूसरा पीड़ित वो है जिसके मान सम्मान का नुकसान हुआ, और तीसरा पीड़ित वो है जिस पर साइबर और फिजिकल क्राइम मिलाकर बॉडी ऑफेंस हुआ, प्रॉपर्टी ऑफेंस हुआ, डॉक्यूमेंट्री ऑफेंस हुआ। 3 प्रकार के हमारे विक्टिम्स हैं। जो पहले प्रकार का विक्टिम है जिसका पैसे का नुकसान हुआ, उसको हम लोग कहते हैं कि आप न अपने मित्र को कॉल कीजिए, न अपने बैंक को कॉल कीजिए, न पुलिस को कॉल कीजिए, न किसी से संपर्क करने का प्रयास कीजिए, आप सीधे 1930 पर कॉल कीजिए। इसका कारण ये है कि जब सरकार ने ये देखा कि लोगों के हजारों हजार करोड़ रुपए ठगी से ले जा रहे हैं और पुलिस उनको वापस नहीं करा पा रही, पुलिस केस कर लेगी, पुलिस वर्कआउट कर लेगी, वापस नहीं करा पा रही क्योंकि वो खर्च हो जाते हैं। सीआरपीसी में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि किसी आदमी को पकड़कर ये प्रमाणित होने के बाद भी कि उसने फोर्जरी की है, मुझसे पैसा वापस ले सकें, ये पुलिस का अख्तियार नहीं है। तो ये व्यवस्था बनाई गई कि 1930 पर आप कॉल कीजिए, और 1930 के 2 घटक हैं। एक घटक है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कमांड करता है, और दूसरा घटक है जो पुलिस को कमांड करता है। आप जैसे ही कंप्लेन करते हैं, पहला एक्शन होता है कि जो बैंक सो कॉल्ड बेनिफिशियरी का बैंक है, जिस आदमी ने आपके साथ क्राइम किया उसका जो बैंक है, उसके पास मैसेज जाता है कि फलाने फलाने अकाउंट, वो बैंक का भी हो सकता है, वो पेमेंट वो वॉलेट भी हो सकता है, वो ऑनलाइन बैंकिंग भी हो सकती है, वहां पर ये मैसेज जाता है कि आप इतना पैसा होल्ड कर लीजिए। उस होल्ड किए हुए पैसा को अनहोल्ड तब किया जाता है जब विवेचना से ये तय हो जाए कि फ्रॉडलेंटली पैसा गया था कि नहीं गया था। तो एक और बैंकिंग हो गया, और दूसरी ओर पैरेलली वो तुरंत संबंधित पुलिस स्टेशन को भेज देते हैं, जो एक तरह का एक्नॉलेजमेंट होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। फिर आपको एडवाइस आता है कि आप इस थाने पर जाइए, अपनी कंप्लेंट दीजिए, और कार्रवाई होती है, उस दौरान पैसा रुक जाता है। जो दूसरे प्रकार का ऑफेंस है, जहां आपकी रेपुटेशन और इससे दिक्कत होती है, उसके लिए आप साइबर सेल में जा सकते हैं। उसके लिए मैंने बताया था अपनी सिक्योरिटी सेटिंग पे जा सकते हैं। अगर आपको कोई प्रोफाइल हटाना है तो अलग अलग आईपी एड्रेसेस से आप कंप्लेन कर सकते हैं, जिससे आपको रिड्रेसल मिल जाता है। और जो तीसरे प्रकार की समस्या है, जहां डिजिटल और फिजिकल वर्ल्ड मिलाकर अपराध हो रहा है, वहां आपको पुलिस के पास जाना पड़ेगा। तो ये पहले दूसरे प्रश्न का उत्तर है। पहले प्रश्न का उत्तर भी मैं बहुत संक्षेप में देना चाहता हूं। मैडम को एश्योर करना चाहता हूं कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश सहित किसी भी राज्य पुलिस के पास टेक्निकल नो हाउ की कमी नहीं है। मैंने ये इंगित जरूर किया था कि आईटी एक्ट का जो एक बंधन है कि इंस्पेक्टर ही इन्वेस्टिगेट कर सकता है, इसको रिलैक्स करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा सब इंस्पेक्टर ज्यादा काबिल है, ज्यादा यंग है, ज्यादा अवेयर है, उसको विवेचना करनी चाहिए। ये आईटी एक्ट में परिवर्तन होना चाहिए, जो आज की मांग है, आज की डिमांड है। लेकिन उसके बाद भी हमारे जो कांस्टेबल्स हैं साइबर सेल में काम करने वाले, वो जो इवॉल्विंग क्राइम है उससे भली भांति परिचित हैं, उसको टैकल करने में सक्षम हैं। नेशनल लेवल पर नोडल एजेंसीज बनी हैं, सारे बैंक्स में, सारे टीएसपीज में, सारे आईएसपीज में, जो हमें पूरी तरह से सपोर्ट करती हैं। यहाँ तक कि जो बाहर के सर्वर्स हैं, उनके भी इंडिया में नोडल ऑफिसर्स हैं, जो हमको यथासंभव मदद करते हैं, जितनी की जो लीगल प्रोविजंस हैं उसके अंतर्गत हमको मिल सकती है। तो मैं मैडम सान्याल को आश्वस्त करना चाहता हूं कि साइबर क्राइम एक
इवॉल्विंग चीज है, डायनेमिक चीज है, रोज नई चीज होती है, फिक्स चीज नहीं है, इसलिए उसको हैंडल करने के भी चैलेंजेस हैं। धन्यवाद। तो सान्याल जी, आप सहमत होंगे, संतुष्ट हुई होंगी? चलिए मैं पल्लव जी के बात करूंगा। पल्लव जी, 1930 1930 एक है जिसपे हम डायल करके ऐप पे जा करके कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, लेकिन शायद इसके बारे में भी अवेयरनेस कम है। तो उसमें मेरा इस लाइन में टेम्पलेट में एक कोट और था, जागरूकता एक चुनौती। यानी कि हम साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर क्राइम पर जागरूकता अभियान लेकर के आ रहे हैं, वो अपने आप में एक चुनौती बनती चली जा रही है। जिस तरह से वो रोज नए नए कुछ ऐप या कुछ नई टेक्निक का उपयोग करते हैं। 1930 के प्रति अवेयरनेस लाने के लिए कैसे लाया जाए, पल्लव सर? अब चतुर्वेदी सर ने सभी चीजों पे प्रकाश डाला। मेरा कहना यह है कि हमें, सर ने बताया, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के लिए मल्टीपल प्रोग्राम्स होना चाहिए। जरूरी है कि जैसे हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज HIV के लिए हमने अवेयरनेस के लिए स्कूल से पढ़ाना शुरू किया, तो जरूर है कि स्कूल में भी सिलेबस में साइबर एजुकेशन जो है, साइबर के चैप्टर्स होने चाहिए। बेसिक जो नॉलेज है साइबर की, कैसे हम साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं, हम स्कूल्स में डाल सकते। बहुत जरूरी है कि हम कोई भी सोशल मीडिया साइट को डाउनलोड करें। जैसे हम बाइक खरीदते हैं तो पहले चलाना सीखते हैं, हम सोशल मीडिया में चलाना नहीं सीखते, साइबर में घुसते हैं तो उसके पहले कोई एजुकेशन नहीं लेते। तो बहुत जरूरी है कि कोई भी वेबसाइट पहली बार कोई फोन पे डाउनलोड करे तो फोन पे में जैसे फ्रॉड होते हैं सब पता होना चाहिए। कोई आदमी यदि फेसबुक पहली बार डाउनलोड करता है तो फेसबुक को कैसे सिक्योर रखना है वो भी चीजें आनी चाहिए। आप देखिएगा टू लेवल फैक्टराइजेशन जो सिक्योरिटी है वो बहुत कम लोग लगा के रखते हैं अपने नंबर। काफी लोगों के अकाउंट हैक हो जाते हैं। मेरे पास लोग फोन करते हैं यूट्यूब पोर्टल वाले, पर हमारे 40,000 सब्सक्राइबर थे, हमारा पासवर्ड हैक हो गया, हमसे मांग रहे हैं पैसा, उनको पैसा देना पड़ जा रहा है। तो बहुत जरूरी है कि हर चीज को हम यूज कैसे करें उसकी भी, जैसे हम एक्सेल होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, वो सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी का भी मॉड्यूल होना चाहिए, वो मॉड्यूल अवेलेबल हो और वो सिंपल हो, जो एक हिंदी हर भाषा में हो। प्रॉब्लम क्या है, साइबर सिक्योरिटी की ज्यादातर चीजें इंग्लिश में है, तो वो एक आधी जनता तो उसको समझ भी नहीं पाती है। तो बहुत जरूरी है वो सिंपल लैंग्वेज में हो, सिंपल स्टेप में हो और मॉड्यूल फॉर्म में हो। तो जिसको कि आदमी मॉड्यूल 1 कंप्लीट करे, मॉड्यूल 2 कंप्लीट करे, मॉड्यूल 3 कंप्लीट करे। और कुछ चीजों के लिए कंपलसरी होना चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी के अपने सारे मॉड्यूल्स कर रखें। बाकी बिहेवियर चेंज बहुत स्लो रहता है। जब तक आदमी के साथ दुर्घटना नहीं घटती आदमी सीखता नहीं है। ट्रैफिक और साइबर एक जैसा है। ट्रैफिक में आप छोटे शहरों में देखिएगा, कोई हेलमेट नहीं लगाता, कोई सीट बेल्ट नहीं लगाता, तो कभी कभी एक्सीडेंट होता है। जब होता है तो तब सीखता है। वही चीज साइबर के साथ है कि बहुत जरूरी है कि हम साइबर के रियल टाइम केसेस को रोल प्ले टाइप का बना के बीच बीच में थिएटर्स हैं, बाकी जगह बीच बीच में दिखाया जाए, क्योंकि मोनोटोनस हो जाता है। मैसेज आता है, OTP ना बताएं, लिंक ना बताएं, वो आदमी के जहन में जाता नहीं है। यदि हम केस स्टडी बना के दिखाएं कि इस आदमी के साथ फ्रॉड कैसा हुआ, कैसे हुआ, वो आदमी खुद आके दिखाए, साइबर क्रिमिनल दिखाए, तो हो सकता है काफी फर्क आ सकता है। बिल्कुल सहमत है सर आपके बात से, क्योंकि हमारा जो मनुष्य है, जो साइकोलॉजी में पढ़ते भी हैं लोग, NLP में एक बात कही जाती है कि विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक प्रकार के पीपल होते हैं। तो हमारे यहाँ ऑडिटरी कम, विजुअल प्रवृत्ति के लोग ज्यादा होते हैं। तो जब तक उनको कुछ विजुअलाइजेशन के थ्रू नहीं दिखाया जाएगा तो शायद उनके जहन में कम घुसेगा। समय इजाजत मांग रहा है। रंजित जी, लास्ट कमेंट लेता हूं आपके पास से और फिर अनुमति चाहेंगे सबसे। चतुर्वेदी सर ने, पल्लव सर ने और सुब्रा मैम ने सारी चीजों पे, हर एक पहलू पे डाला है। सो नटसेल हम लोग यही निकल के आए कि पहली चीज, हमें जो चीज यूज करनी है उसके बारे में अच्छे तरह से उसका ज्ञान लें। दूसरी चीज, हम अपने आसपास के लोगों को सिखाएं, ट्रेन द ट्रेनर वाली पॉलिसी। अगर हमने जो सीखा है, अगर हमने वो साइबर सिक्योरिटी के सारे गुण सीख लिए हैं तो अपने पास के लोगों को सिखाएं। एंड तीसरी चीज, हम बात करें। हो सकता है कि मेरे साथ क्राइम हुआ हो, मैं आपसे ना बताऊं, लेकिन अगर जब आप मेरे से बात करेंगे तो मेरे अंदर हिम्मत आए और मैं खुल के बोलूं, अच्छा ये तो मेरे साथ भी हुआ है, इसका क्या हो सकता है। आप अगर उसे स्टोरी फॉर्म में छोटे छोटे स्कूलों में जाके अगर ऐसा कुछ प्रोग्राम हो जाए तो वहां से बच्चे अलग अलग जगह उन बातों को लेके जाएंगे। PTM मीटिंग्स में चतुर्वेदी सर ने बिल्कुल सही बोला कि RWA में
इन सारी चीजों पे अगर हम छोटे छोटे पहलुओं को अगर ले जाएंगे, एक एक चीज को, कड़ी को जोड़ेंगे, तो जैसे छोटी छोटी कड़ी को जोड़ के कितना बड़ा से बड़ा अपराध सॉल्व हो जाता है, तो वैसे ही साइबर क्राइम को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। क्योंकि कोई भी क्राइम सिंपल क्राइम है, कोई भी क्राइम कॉम्प्लेक्स क्राइम नहीं होता है। सिंपल क्राइम वो होता है जहाँ पे क्रिमिनल अपना माइंड यूज नहीं कर पाता, और कॉम्प्लेक्स क्राइम वो होता है जहाँ पे इन्वेस्टिगेटर अपना माइंड पूरा यूज नहीं कर पाता। सो बस इतना ही चाहूंगा कहना कि ज्यादा से ज्यादा बात करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अवेयरनेस फैलाएं, और ज्यादा से ज्यादा हम जो भी लोग एक्टिव है सोशल मीडिया पे अपनी अपनी बातों को रखें, ताकि उनके कनेक्शन से लोगों तक ये बात पहुंचे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि जो हमारे पुलिस अधिकारी दोनों लोगों ने बताया, जिनको कितना एक्सपीरियंस है इस तरह के केसेस सॉल्व करने का, और आपके इस मंच के माध्यम से ज्यादा लोग अवेयर हो सकते हैं।